करण की बात सुनकर अन्वी को समझ नहीं आ रहा था अब वो करण को क्या जवाब दे, क्योंकि करण ने उसे साफ साफ धमकी दे दिया था अगर उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो आगे चलकर करण उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे में ये झूठ भी नहीं बोल सकती है। अन्वी के पैरों में क्रीम लग चुका था। करण क्रीम के डब्बे को वापस से टेबल पर रखा, फिर एक नजर अन्वी के बदलते एक्सप्रेशन को देखा। अन्वी के एक्सप्रेशन काफी अजीब थे। करण समझ चुका था पक्का अन्वी उससे कुछ छुपा रही है, वो बताना नहीं चाहती है। आखिर उसके पैरों में चोट कैसे लगी ये सोचकर उसने अन्वी से कहा, देखो इतना तो मुझे पता चल चुका है, ये चोट तुम्हें मंदिर के अंदर जाते समय ही लगी, लेकिन कैसे लगी वो अब तुम मुझे सच्चाई पूरी बताओ। अन्वी इस समय अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी। करण की दोबारा बात सुनने के बाद अन्वी के पास और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था झूठ बोलने का। उसे अब आरोही मल्होत्रा की सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो गहरी सांस ली, फिर करण को देखकर कहने लगी, जब आप मेरे घर से निकलने के बाद ऑफिस आए थे, फिर ऑफिस से आने के बाद घर आए थे, तब आरोही दादी ने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्होंने मुझे मंदिर में पहनने वाले कपड़े और गहने दिए, साथ ही उन्होंने मुझसे कहा था मुझे परीक्षाएं देनी होगी। ये कहकर अन्वी चुप हो गई। अन्वी की बातों को सुनकर करण को समझते देर नहीं लगी आखिर माजरा क्या है। वो एक नजर अन्वी को देखा, फिर गुस्से में उसे कहा, यानी कि मेरी दादी ने तुमसे कहा तुम परीक्षाएं दोगी आग पर चलकर और बर्फ पर चलकर, और तुम उनकी बातों को अच्छे से मान भी ली। तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताई, जिस समय कमरे में पूजा में पहनने वाले सामान को लेकर आई थी? अगर तुम मुझे उस समय बता देती तो मैं शायद ये होने से रोक देता, लेकिन तुम महा बेवकूफ लड़की दादी से बातों में आकर अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश की। और दादी ने तुमसे ऐसा क्यों कहा था करने को, इसके पीछे का रीजन क्या है, अब तुम मुझे वो बताओ। करण की बात सुनकर अन्वी को काफी डर लगा था, क्योंकि उसकी आवाज शैतानों जैसी लग रही थी। अन्वी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपना सिर उठाकर करण का चेहरा देख सके, वह जानती थी इस समय करण का चेहरा किसी शैतान की तरह भयानक लग रहा होगा, क्योंकि उसके गुस्से भरी आवाज को ही सुनकर वह समझती थी। ये सोचकर वह नजरें नीचे किए हुए ही बोली, आरोही दादी मुझसे बोली अगर मैं ये परीक्षाएं पूरा नहीं कर पाऊंगी तो वो मुझे इस घर से निकाल देगी। अब आप ही बताइए, अगर मैं ये परीक्षाएं पूरा नहीं करती तो दादी मुझे घर से निकाल देती और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता घर के अंदर आने का। मैं ना तो अपने घर जा सकती और ना ही आपके घर में रह सकती। फिर रिहान को मैं क्या जवाब देती हूँ? मैं उसे छोड़कर तो नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं उसे छोड़कर चली गई तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। पहले ही उसकी अपनी माँ ने उसे छोड़कर जाने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे में अगर मैं भी उसे छोड़कर चली गई तो जायज सी बात है वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। अन्वी की बात सुनकर करण गुस्से में उसके हाथों को कसकर पकड़कर कहा, तुम मेरी बेटे की फिक्र मत करो, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। और रही बात उसकी पहली माँ उसे छोड़कर चली गई तो वो उसकी गलती थी। अच्छा ही हुआ जो मेरे बेटे को वो छोड़कर चली गई। उसके जैसी माँ अगर मेरे बेटे की जिंदगी में रहती तो मेरा बेटा पूरी तरह से बिगड़ चुका होता। और दूसरी बात, जब तक मैं ना चाहूंगा तब तक तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। याद रखना, खुद आरोही दादी भी नहीं। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई गलत चीज मेरे पास आया तो उस दिन मैं खुद तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगा। अब से दोबारा मेरे फैमिली की बातें मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी दादी या फिर मेरी माँ तुमसे कुछ भी ऐसा वैसा करने को कहे तो तुम सीधे मना करोगी या फिर मेरे पास आकर कहोगी, मेरी शादी तुमसे सिर्फ मेरे बेटे के लिए हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। ये कहकर करण ने अन्वी हाथ छोड़ा, फिर वापस से लेटकर अपनी आंखें बंद कर दिया। अन्वी की आंखों में आंसू थे। करण के इस तरह के बिहेवियर से अन्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। करण ने अन्वी का हाथ काफी कसकर पकड़ा था, जिस वजह से अन्वी को दर्द भी हुआ, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। जब वह देखी करण चुपचाप सो चुका है तो वो भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में रुका आंसू गालों के कोनों से गिर के उसके कानों के पीछे जा गिरा। आज अन्वी को कहीं ना कहीं करण के कुछ बातों से अच्छा फील हुआ, लेकिन उसके बिहेवियर से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अन्वी रोते रोते ही सो चुकी थी।
करण को जब अन्वी की भारी सांसें आने की आवाजें सुनाई दी तो वह समझ गया अन्वी सो चुकी है। ये सोचकर उसने अपनी आंखों को खोला, फिर एक नजर अपने बेटे को और अन्वी को देखा। अभी इस समय उसे अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये बात जानता है अन्वी की शादी सिर्फ उसके बेटे के लिए हुई है, तो अन्वी को एक पत्नी के हक से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उसकी दादी ने अन्वी से ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? ये सोचकर उसने गुस्से में के ब्लैंकेट को पकड़कर कहा, लगता है मुझे कल दादी से बात करनी पड़ेगी। अगर मैं दादी को नहीं बताऊंगा तो वो ना जाने इस लड़की से क्या क्या करवाएगी। ये सोचकर करण ने गहरी सांस लिया। अगले दिन सुबह का समय। अन्वी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो इतना ठीक हुई थी कि चल सकती थी लेकिन दौड़ नहीं सकती थी। अन्वी अपने पैरों पर खड़ी होकर अच्छे से तैयार हुई, फिर नीचे हॉल में आ गई। आज उसे पृथ्वी से मिलने के लिए पार्टी में जाना था। पृथ्वी ने कल ही उसे कहा था पार्टी में ही वह से मिलेगी। आज वो सोच ली थी पृथ्वी को सारा सच्चाई बता देगी। अन्वी जब हॉल में आई तो उसकी नजर रितिका मल्होत्रा पर गई। रितिका मल्होत्रा इस समय सोफे पर उदास चेहरे लिए बैठे हुई थी। रितिका मल्होत्रा को उदास देखकर अन्वी समझ चुकी थी कल की हुई बात को लेकर रितिका मल्होत्रा उदास है। ये सोचकर वो रितिका मल्होत्रा के पास आई। करण अपने काम को लेकर ऑफिस जा चुका था। रिहान को स्कूल छोड़कर सीधे करण के साथ कंपनी चला गया था। देव मल्होत्रा अपनी पत्नी आरोही मल्होत्रा के साथ मंदिर गए हुए थे। सभी घरवाले कहीं ना कहीं गए हुए थे शिवाय रितिका आहूजा के। अन्वी उनके पास आई, फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, मां, अब अपना मन क्यों उदास कर रही है? मैं जानती हूं आप क्यों उदास है। कल करण से हुए झगड़े को लेकर आप उदास है ना? अन्वी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया आखिर अन्वी को ये बात कैसे पता चली। वो हैरान भरी नजरों से अन्वी को देखकर कहती, तुम्हें कैसे पता? क्या करण ने तुम्हें बताया है? रितिका मल्होत्रा को हैरान देखकर अन्वी मुस्कुरा कर कहती, नहीं मां, भला करण जी मुझे क्यों बताएंगे? आपको लगता है वो मुझे बताएंगे कभी? वो कल मैं थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर निकली थी, तब आपकी और करण जी की बातों को सुन ली थी, इसीलिए मैं समझ गई आप उदास क्यों हैं। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैं जानती हूँ आप शायद बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपन्वी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा को बहुत रोना आ रहा था। वो रोते हुए अन्वी के गले लग गई, फिर भरे गले से कहने लगी, नहीं अन्वी, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी और मैं नहीं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगी और ये बात करण या फिर किसी घर वालों को पता चल गई तो वो लोग तुमको भी भला बुरा कहेंगे। रितिका मल्होत्रा की बात सुनकर अन्वी हैरान होकर उनको खुद से दूर की, फिर उनके चेहरे को देखकर कहने लगी, लेकिन माँ आप ऐसा क्यों कह रही? मैं पूरी बात तो नहीं जानती हूँ, लेकिन कल आपके और करण जी के हुई बातों को सुनने के बाद इतना तो मैं समझ गई आपका एक और बेटा है और वो बचपन में ही आप लोगों से दूर हो चुका है। अन्वी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा हाँ में सर हिलाई, फिर अन्वी के चेहरे को देखकर कहने लगी, तुम सही कह रही हो, मेरा एक और बेटा है, मैं उसे प्यार से सिमू बुलाती हूँ। जब सिमू 6 साल का था तब उसने एक मासूम इंसान का कत्ल कर दिया था। उस हादसे के बाद सभी घरवालों को उस पर बहुत गुस्सा आया। कत्ल करने के बावजूद भी उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, बल्कि यही कहता रहा उसने ये सब नहीं किया। पहले तो उसने कत्ल किया, उसके बाद गुनाह कबूल नहीं किया। जब उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए तब भी वह एक बार भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। पुलिस वाले उसे पकड़कर तो लेकर चले गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होते ही उसने कई घरों में चोरी की। उसके बाद से मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके इस हरकत की वजह से हमारा नाम पूरा बदनाम होने लगा था। करण को तो सिमू से बहुत प्यार था, लेकिन उसके हरकत की वजह से वह से उससे इतना नफरत करने लगा कि उसका नाम तक लेना नहीं चाहता। आज भी जब मैं उसके नाम को लेती हूँ तो सिर्फ करण ही नहीं, पूरे घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता अब मेरा बेटा जिंदा है भी या नहीं, अगर जिंदा है तो कैसा दिखता है। जेल से फरार होने के बाद वो कभी भी इस घर में कदम नहीं रखा, कभी भी मुझसे मिलने तक नहीं आया। मैं मानती हूँ मैं खुद उसे घर से निकाली थी, खुद में बोली थी वो अब हमारे घर का बेटा नहीं है, वो हम सबके लिए मर चुका है।
लेकिन अनवी, मैं एक माँ हूँ। कोई माँ कब तक अपने बेटे से गुस्सा रह सकती है? मेरी बात को कोई नहीं समझ सकता है। मैं अगर कितना भी कह दूं मेरे बेटे को लाकर दे दो तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। मैं चाहकर भी अपने बेटे को नहीं ला सकती हूँ। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, मेरा बेटा जहाँ भी होगा वो बहुत खुश होगा। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं हर साल उसके जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाती हूँ, वहां के बच्चों के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाती हूँ। शायद मैं इस बार ना जा पाऊं। इस बार पूरे घरवाले को मुझ पर पहले से ही शक हो चुका है। ऐसे में अगर मैं जाऊंगी तो वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगी अनाथ आश्रम जाकर अपने बेटे का जन्मदिन मना सकूं। मुझे पता है वो लोग क्यों मना करते हैं। वहां जाने से वो लोग बस यही चाहते हैं, दुनिया वालों की नजरों में किसी को भी ये ना पता चले रितिका मल्होत्रा अभी भी अपने कातिल बेटे को याद करती है, अभी भी उनसे प्यार करती है। तुम्हें पता, जब ये बात पूरी दुनिया में पता चल जाएगी तो लोग वापस से हमारे नाम को खराब करने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम ना खराब इसी वजह से पापा ने और माँ ने मिलकर मेरे बेटे का श्राद्ध कर दिया। मैं आज भी अपने बेटे को उतना ही याद करती हूँ जितना पहले करती थी। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? अगर तुमसे हो पाएगा तो प्लीज मेरी मदद कर दो। रितिका मल्होत्रा की बात सुनकर अनवी हैरान रह गई। भला कोई जिंदा इंसान का श्राद्ध कैसे कर सकता है, वो भी अपने खानदान के खून का? ये सोचकर अनवी रितिका आहूजा का हाथ पकड़ के बोली, हाँ माँ, आप बोलिए मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। अगर मुझसे हो पाया तो मैं पक्का कर दूंगी। अनवी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, देखो अनवी, कल मुझे अनाथ आश्रम जाना है, उससे पहले मुझे मंदिर भी जाना है। मैं चाहती हूँ तुम मंदिर जाकर पूजा कर लो। अगर तुम जाओगी तो उन लोगों को शक नहीं होगा और मैं सीधे अनाथ आश्रम चले जाऊंगी। तुमको बस मंदिर जाकर पंडित जी से कहना है, रितिका आहूजा ने तुम्हें भेजा है। मेरा नाम सुनते ही पंडित जी जो जो तुम्हें बोलेंगे करने को तुम वह करती रहना। बस तुमको मेरा यही काम करना है। मंदिर जाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा तुमको क्या क्या करना होगा। रितिका मल्होत्रा की बात सुनकर अनवी थोड़ी देर सोची। सोचने के बाद वो मुस्कुरा कर कहने लगी, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती है तो मैं जरूर करूंगी। वैसे तो मैं अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं दी हूँ, लेकिन जब से मैं रिहान की माँ बनी हो तब से मुझे पता चल चुका है बेटे को दर्द में देखकर माँ को कितना दर्द होता है और एक माँ ही दूसरे माँ को समझ सकती है। अनवी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा की आंखें नम हो गई। वो अपना हाथ अनवी के सर पर रखकर सहलाने लगी। अनवी रितिका मल्होत्रा से बातें ही कर रही थी, तभी उसकी नजर समय पड़ गई। घड़ी में इस समय 12 बज रहे थे। ये देखकर अनवी हैरान रह गई, क्योंकि उसे आज पृथ्वी से मिलना था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी, फिर रितिका मल्होत्रा को देखकर कहने लगी, माँ, मैं आज बाहर जा रही हूँ, मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अनवी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा पलके झपकाई, जिसे देखकर अनवी वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अनवी एक बड़े से होटल के दरवाजे के पास खड़ी थी, क्योंकि पृथ्वी ने उसे वहीं पर खड़े रहने को कहा था। आज उस होटल के अंदर कोई इवेंट था और ये बात वो भी अच्छे से जानती थी। अंदर जो इवेंट हो रही है वो किसी बड़े आदमी की पार्टी है। ऐसे में अगर वह बिना किसी कार्ड के अंदर गई तो उस पर केस हो सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी पृथ्वी वहां पर आया। इस समय पृथ्वी ने काले कोट पैंट पहना हुआ था। पृथ्वी के लुक को देखकर अनवी मुस्कुरा कर बोली, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अनवी की बात सुनकर पृथ्वी मुस्कुराकर उसके गले लगता, फिर थोड़ी देर में दूर होकर बोला, वो तो मैं हमेशा लगता हूं, लेकिन तुम ध्यान बड़े कम देती हो। खैर छोड़ो, चलो जल्दी से अंदर, पार्टी शुरू हो चुकी है। मैं नहीं चाहता हूं मैं अपना डांस मिस करूं। ये कहकर पृथ्वी अनवी का हाथ पकड़कर जल्दी से उस होटल के अंदर गया। अनवी जैसे ही होटल के अंदर आई, वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। वहां के चारों तरफ इतने अच्छे से डेकोरेशन किए हुए थे, जैसे लग रहा था किसी प्रेसिडेंट की तरफ से पार्टी हो रही है। पृथ्वी वहां आया तो उसने देखा ऑलमोस्ट आधी पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन डांस अभी बाकी है। ये देखकर उसने अनवी का हाथ पकड़कर कहा, चलो अब हम दोनों डांस करते हैं। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, मैं चाहता हूं हम दोनों का डांस देखकर मिस्टर अमन हमें कोई ऑफर दे। पृथ्वी को इतनी खुश देखकर अनवी उसको मना नहीं कर सकी।
वो उसके साथ स्टेज पर डांस करने के लिए चली गई। हालांकि अन्वी का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन पृथ्वी को इतना खुश देखकर वो आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। इस समय स्टेज पर पूरा अंधेरा था। वहां पर पृथ्वी अन्वी के साथ खड़ा था और बाकी कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ। थोड़ी ही देर में एक सफेद रंग की लाइट ऑन हुई और पूरे स्टेज पर रोशनी आ गई। गाना बजाना शुरू हुआ। गाना बजते ही धीरे धीरे करके सारे कपल अपने पार्टनर के साथ धीरे धीरे करके डांस करने लगे। इसी बीच में अन्वी की नजर वहां मौजूद सभी लोगों पर जा रही थी, लेकिन पृथ्वी उसकी नजरों को अपनी तरफ करके थोड़ा गुस्से में कहा, तुम इधर उधर देखना बंद करो, मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी स्टेप हमारा मिस हो। तुम्हें पता है अगर एक भी स्टेप हमने गलत कर दिया तो हमारा कितना बदनामी होगा। तुम्हारी नजरें अभी सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। ये कहकर उसने कमर को कसकर पकड़ा। कोई था जो बार काउंटर के पास खड़े होकर ड्रिंक कर रहा था। इस समय उसकी नजरें दारू के ग्लास पर थी। उस गिलास को देखते हुए उस इंसान की नजर अचानक से स्टेज पर डांस कर रही अन्वी पड़ गई। अन्वी को देखते ही वो इंसान दंग रह गया। उस इंसान के बगल में खड़ा दूसरा आदमी जो मजे में ड्रिंक किए जा रहा था, वो मुस्कुराते हुए अपने बगल में खड़े आदमी से कहा, यार करण, अचानक से तुम्हारा इस पार्टी में आने का मन कैसे हो गया? तुम तो मुझे अकेले भेजने वाले थे, पर एक तरह से अच्छा ही हुआ जो तुम भी आए, वरना मैं अकेले अगर यहाँ रहता तो पक्का बोर हो जाता। ये कोई और नहीं करण मल्होत्रा था। करण की नजर इस समय अन्वी के चेहरे पर थी। अन्वी को किसी और लड़के के साथ डांस करते हुए देखकर करण की आंखें शैतानों की तरह जलने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में गिलास पर मुट्ठी कसने लगा। करण के बगल में खड़ा रिहान जब उसने करण के एक्सप्रेशन को देखा तो एक पल के लिए घबरा गया, क्योंकि इस समय वो किसी शैतान की तरह दिख रहा था। अगर कोई भी पब्लिक उसे ऐसे देख ले तो पक्का डर से भाग जाएगा। जब उसने देखा करण किस और देखकर गुस्सा कर रहा है तो उसकी भी नजर अन्वी पर चली गई। अन्वी को किसी लड़के के साथ इस तरह से चिपक कर डांस करते देखकर रिहान भी हैरान रह गया। अब रिहान को समझ नहीं आ रहा था वो करण से क्या कहे, क्योंकि वही अन्वी की माला जपते रहता था। आज वही अन्वी किसी और लड़की के साथ डांस कर रही है। ना जाने क्यों आज उसे भी अन्वी को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल इस समय उसका गुस्सा करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। उसे तो अभी किसी तरह से करण को शांत रखना था, जो कि कभी भी गुस्से में फट सकता है। ये सोचकर उसने करण कहा, सुनो करण, हम घर चलते हैं। हमारे यहाँ रुकना अभी सही नहीं होगा, मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन प्लीज अपना गुस्सा यहाँ मत निकालना। यह कहकर रिहान ने करण का हाथ पकड़ के उस पार्टी से बाहर निकल गया। वह दोनों वहां से जा चुके थे। इधर अन्वी को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि पृथ्वी उसे चिपक चिपक कर डांस करने की कोशिश कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो गुस्से में पृथ्वी वो खुद से दूर की, फिर स्टेज से नीचे उतर के बाहर निकल गई। अन्वी को इस तरह से भागते हुए देखकर पृथ्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि इतने साल हो गए लेकिन आज भी अन्वी उससे दूरी भागती आई है। आज उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए अन्वी को अपना बनाकर रहेगा। अन्वी को गार्डन की ओर जाते हुए देखकर वह भी स्टेज से नीचे उतरकर अन्वी के पीछे चले गया। पृथ्वी अन्वी के पीछे पीछे गार्डन में आया तो उसकी नजर अन्वी पड़ गई जो रो रही थी। अन्वी को रोते हुए देखकर पृथ्वी ने अपने गुस्से को शांत किया। इस समय उसका शांत रहना ही अच्छा होगा, ये सोचकर वो अन्वी के पास आया। फिर अन्वी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अन्वी, मैं जानता हूँ मेरे साथ डांस करते समय तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन ये कब तक चलेगा? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, अपने मॉम डैड से बात करो, हम दोनों की शादी के बारे माना। तुम्हारी बहन सानवी की शादी हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं तुम डर की वजह से अपने मॉम डैड से बोलोगी नहीं। तुम्हें अगर नहीं बोलना है तो वो भी बोल दो, मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूंगा। उसने इतना ही कहा था तभी अन्वी गुस्से में उसकी ओर देखकर बोली, पृथ्वी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जिस लड़के से सानवी के शादी होने वाली थी उसी लड़के से मेरी शादी हुई है। यही बताने के लिए आज मैं इस पार्टी में आई थी, ताकि मैं तुम्हें आज पूरी सच्चाई बता दूं, पर मुझे नहीं पता था तुम इस तरह से मुझसे इतना चिपकोगे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब इस प्यार का कोई फायदा नहीं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी,
लेकिन अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। शादी हो जाने के बाद मेरा अब सब कुछ मेरा पति है, तो मैं तुमसे यही विनती करूंगी, अब से मेरी जिंदगी में वापस कभी मत आना, मुझे कॉल भी मत करना, ना ही कोई मैसेज करना, मेरा अब तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। मैं तुम्हें ये सब पहले ही बता देती, लेकिन फिर बाद में मैं बता नहीं पाई क्योंकि तुम इतने खुश थे। तुम्हारी खुशी को देखकर मुझे वो सब बताना सही नहीं लगा, पर अब और नहीं, मैं अब और तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ ये झूठ आगे चलकर कोई बवाल खड़ा करे। आज हम दोनों की आखिरी मुलाकात है, मैं दरख्वास्त करूंगी हमारी मुलाकात दोबारा ना हो। और ये बात तुम याद रखना, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अभी मैं अपने पति को ये बात बताई नहीं हूँ, लेकिन तुमको ये बताने के बाद में अब उनको भी पूरी सच्चाई बता दूंगी। मैं उनको इस तरह से झूठ में नहीं रख सकती हूँ। मुझे माफ करना, ये बताने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें पूरी बात बता चुकी हूँ। तो प्लीज मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। जिस अन्वी से तुम प्यार करते थे वो अन्वी तुम्हारे लिए अब मर चुकी है। मैं अब किसी और की अन्वी बन चुकी हूँ। और हाँ, आज जो तुम मुझसे चिपकने की कोशिश किए हो वो दोबारा कभी भी ऐसा करने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर अन्वी गुस्से में वहां से चली गई। अन्वी की बात सुनकर पृथ्वी हैरान था, उसे अभी भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अन्वी जो कह कर गई है, क्या वो सब कुछ सच था? लेकिन अन्वी पूरी बात बता कर गई है, इसका मतलब सब कुछ सच था। ये सोचकर पृथ्वी गुस्से में अपने पैरों को धरती पर पटक कर कहा, अन्वी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझसे पंगा लेकर। तुम जानती नहीं हो पृथ्वी को धोखा देने का मतलब क्या होता है। आज तुमने मुझे नहीं, मेरे सारे अरमानों को तोड़ दिया है। जितने आसानी से तू मुझे ये सब बोल कर गई है, अब यही पृथ्वी तुझे बताएगा तेरा क्या हाल कर सकता है। तूने मुझे धोखा दिया है, अब मैं बताऊंगा तुझे क्या लगता है। ये सब जाने के बाद मैं इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ दूंगा कभी नहीं। एक ना एक दिन तुझे मैं अपना बना कर रहूंगा। मेरा प्लेन ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता है। मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोची भी नहीं होगी। तेरा पति भी तेरे को अपनाने से मना करेगा, तेरा पति भी तुझे देखकर घिन करेगा। वेट एंड वॉच अन्वी, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर पृथ्वी गुस्से में पैर पटक के वहां से चले गया। थोड़ी ही देर में अन्वी मल्होत्रा मेंशन आ चुकी थी। जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसकी नजर हॉल में बैठे रिहान पड़ गई। इस समय रिहान को वहां देखकर अन्वी को समझ नहीं आया कुछ भी, क्योंकि अभी का समय रात के 8 बज रहे थे। ऐसे में रिहान आमतौर या तो बाहर रहता था या फिर अपने कमरे में, लेकिन आज वो हॉल में अकेले बैठा हुआ था, वह भी पूरा अंधेरा करके। रिहान को देखते ही अन्वी उसके पास आई। इस समय रिहान का चेहरा नीचे की ओर था, जिस वजह से अन्वी रिहान का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन वह रिहान को परेशान बैठे हुए जरूर देखी। वो मुस्कुराकर रिहान को देखकर कहती, क्या हुआ रिहान आपको, आप इस तरह से परेशान क्यों बैठे हैं? अन्वी का इतना ही कहना था, तभी रिहान गुस्से में अन्वी को देखने लगा। उसकी आंख गुस्से की वजह से पूरी तरह से लाल चुका था। उसने एक नजर गुस्से में अन्वी को देखा, फिर अपनी जगह से उठकर कहा, ये अब पूछ रही हैं मैं परेशान क्यों हूँ? आप इतना बड़ा झूठ हमसे कैसे बोल सकती है भाभी? ओ सॉरी अन्वी, अब तो मुझे आपको भाभी कहने में भी गुस्सा आ रहा है। आप तो बिल्कुल कृतिका की कॉपी निकली, मुझे उम्मीद नहीं थी आप मेरे भाई करण के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही होंगी। अगर मुझे पता होता आपके बारे में ये सब, तो मैं पहले ही अपने भाई की जिंदगी से आपको निकाल फेंकता। मैंने आपसे उस दिन कहा था जिस दिन आप पहली बार इस घर के अंदर आई थी। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे भाई करण को धोखा मत दीजिएगा। मैं मानता हूँ आपकी शादी सिर्फ रिहान की वजह से हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप मेरे भाई के पीठ पीछे इतना बड़ा साजिश खेलेंगी। अगर आपका पहले से ही किसी और के साथ चक्कर है तो आप ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपने मेरे भाई से शादी क्यों की? बताइए मुझे, आखिर आपने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? रिहान की ऐसी कड़वी बातों को सुनकर अन्वी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया आखिर रिहान उसे इतना कुछ क्यों बोल रहा है। वो हैरानी से रिहान को देखकर कहती, रिहान आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। अन्वी की बात सुनकर रिहान गुस्से में अपना फोन निकाला, फिर अन्वी की आंखों के सामने रखते हुए कहा, ये क्या है? क्या आप इस फोटो को देखने के बाद क्या कहेंगी? यही कि ये फोटो नकली है या फिर झूठ है? मेरे पास सिर्फ यही फोटो नहीं है
और भी फोटो है, अगर मैं आपको दिखाना शुरू कर दूं तो शायद आपको खुद से ही शर्म आएगी। रिहान के हाथों में दिखा रहे फोटो को देखकर अन्वी पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उनके फोन में आज की पार्टी में पृथ्वी के साथ डांस कर रही वाली तस्वीर थी, साथ ही कुछ फोटो और थी जो उस दिन होटल में मिलने पर क्लिक करवाई गई थी। अन्वी को कुछ समझ नहीं आया, अब वो रिहान को क्या जवाब दे। रिहान को इतने गुस्से में अन्वी पहली बार देखी थी। आज तक रिहान कभी भी इतना गुस्सा में उसे कभी बात नहीं किया था। ऐसे में अन्वी को समझ नहीं आया रिहान का गुस्सा किस तरह का है। हालांकि वो करण का गुस्सा तो जानती है, लेकिन रिहान का गुस्सा उसे नहीं पता था। तस्वीरें देखते ही अन्वी की आंखें नम हो चुकी थी। वो नम आंखों से रिहान को देखकर कहती, मैं ये नहीं कहूंगी ये फोटो नकली है, ये सब कुछ सच है, लेकिन आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो सजा देना है वो मुझे मंजूर रहेगा। अन्वी की आंखें नम देखकर रिहान को अच्छा नहीं लगा। हालांकि इस समय वो गुस्से में था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अन्वी की बातों को ना सुनता। जब उसने सुना अन्वी उसे एक्सप्लेन कर रही है तो उसने गहरी सांस लिया। फिर अन्वी से कहा, ठीक है, अब आप मुझे पूरी सच्चाई बताएगी। अगर सच्चाई जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे भाई को धोखा देने में पूरा प्लान बनाकर आई थी, तो मैं कसम खा रहा हूँ अपने भाई की इसी समय आपको घर से निकाल दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा रिहान को आपसे लगा हो चुका है। ये कहकर वो अन्वी के साथ गार्डन में चले गया। वो वहां रहकर अन्वी से बात नहीं करना चाहता था। वो जानता था अगर उसने वहां खुलेआम अन्वी से बातें किया तो घर में से कोई ना कोई उन दोनों की बातों को सुन लेगा। ऐसे में वो ये सारे बातों को खुद में ही छुपा कर रखना चाहता था। अन्वी जैसे ही रिहान के साथ गार्डन में आई तो वो एक बेंच पर बैठकर रिहान को देखकर कहने लगी, फोटो में जो लड़का है वो मेरा बॉयफ्रेंड था, इसका नाम पृथ्वी है। बचपन से ही मुझे कबड्डी खेलने का बहुत शौक था। जब मेरे पापा को ये बात पता चली तो पहले उन्होंने मना किया था। उनका कहना था इसमें चोट लगती है, दर्द होता है, पर मैं जिद पर अड़े रही तो पापा ने मेरा कबड्डी खेलने का परमिशन दे दिए। जब मैं कबड्डी गेम खेलने के लिए कोच के पास गई तब मुझे कोच ने कहा था मैं नई आई हुई हूँ, ऐसे में वो मुझे इतनी जल्दी नहीं सिखा सकते हैं। उन्होंने मुझे एक टीम बनाकर दिया जिसमें पृथ्वी भी था और उसकी कुछ दोस्ती भी थी, लेकिन मुझे उसके कोई दोस्तों से कोई भी मतलब नहीं था। फिर भी वो पहला लड़का था जो मेरी पूरी मदद करता था गेम खेलने में। वो मेरी इतनी मदद करता था, उसके साथ रहते रहते हैं मुझे उससे प्यार हो गया। फिर धीरे धीरे करके उसने मुझे प्रपोज किया। मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैं भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली। जब हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए तो ना जाने क्यों धीरे धीरे करके मैं पृथ्वी से थोड़ा दूर रहने लगी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही मुझसे चिपकने की कोशिश करता था। लेकिन मैं वैसे लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लोगों से चिपकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खास करके लड़कों से। एक दिन पृथ्वी ने पार्टी में बुलाकर मुझे किस करने की कोशिश किया। तुम्हें उस दिन उसे धमकी दे दी, अगर तुम यही सब करने के लिए मुझे अपने पास रखते हो तो मैं अभी इस रिलेशनशिप से निकल जाती हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। तब पृथ्वी ने मुझसे कहा वो ये सब शादी के बाद ही करेगा। फिर वो मुझसे दूरी बनाकर रहने लगा, जिस वजह से मुझे अच्छा लगा कि वो अब सुधर चुका है। वो मेरी हर बात को मानता था, उसे जितना हो पाया। वो उससे भी ज्यादा मेरी मदद करता था। मैं जब कबड्डी खेलने के लिए कहीं भी जाती थी तो वो भी मेरे साथ रहता था, लेकिन अफसोस मैं उसे खुश नहीं देख पाती थी, क्योंकि मैं हर कबड्डी गेम को जीत ना पाई। मेरी जगह उसके दोस्त जीत जाया करती थी। मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगता था, लेकिन फिर ये सोचती थी शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जिस वजह से मैं ठीक से नहीं खेल। मैं अपने पापा के साथ कभी कभी गेम खेलने के लिए चली जाया करती थी, तो उस दिन में गेम जीत जाती थी, बट पृथ्वी मेरे पास नहीं रहता था। मैं सोचती थी काश वो मेरे पास रहता तो उसके चेहरे पर खुशी होती, पर अफसोस वो नहीं रहता था। जब ऐसा हुआ तो मैं सोचने लगी शायद मेरे लिए मेरे पापा ही सबसे बड़े लकी चार्म है। फिर इंटरनेशनल मैच आया जिसमें मैं मेहनत करके बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे पूरा विश्वास था ये मैच में जरूर जीत जाऊंगी, और पृथ्वी को भी पूरा विश्वास था ये मैच में पक्का जीत जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना किस्मत कब बदल जाए किसी ने नहीं देखा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ मेरे साथ। मुझे तो इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका तक नहीं मिला और मैं इंटरनेशनल मैच से बाहर हो गई। ये सब हो जाने के बाद पापा ने पूरी तरह से मेरा गेम खेलने का सपना खत्म कर दिया। उनका ऑर्डर आया था मैं अब ये मैच कभी ना खेलूं।
फिर जब आप लोग सानवी के शादी के लिए घर आए थे, तब मैं खुश थी क्योंकि मैं सोच रखी थी सानवी की शादी हो जाने के बाद मैं अपने और पृथ्वी के बारे में घर वालों को बताऊंगी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी वाले दिन सानवी घर से भाग चुकी थी। मुझे पता नहीं था मेरे फैमिली इस तरह का डिसीजन लेंगे। मेरे बड़े पापा जो सानवी के पापा हैं, उन्होंने मुझसे विनती की थी कि मैं उनकी इज्जत बचा लूं। पहले तो सोची मैं उन सबको मना कर दूं, क्योंकि मैं पृथ्वी से प्यार करती हूं, पर अपने बड़े पापा और पापा के आंखों में आंसू ना देख सकी। उनके आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। उनको रोते देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से मैं उसी समय सोच ली थी अब मेरा पृथ्वी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं अपने पापा और बड़े पापा को शादी के लिए हाँ कह दी। फिर उसी दिन मेरी और करण जी की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद मैं मंडप पर उसी अग्नि के सामने कसम खा ली थी, वर्मा अब मेरा सब कुछ मेरा पति ही होगा। भले ही मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करेगा, मैं अपने पति से प्यार नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं अपने पति के अलावा किसी दूसरे पराये मर्द के बारे में सोचूंगी भी नहीं। जब मेरी शादी हो गई और मैं इस घर में आई, तब मैं सोची पृथ्वी को पूरी सच्चाई बता दूं, क्योंकि उसका ये जानना बहुत जरूरी था। अगर उसे पता नहीं चलता तो शायद मेरा झूठ आगे चलकर मुझ पर ही भारी पड़ता। मैं पृथ्वी से 2 बार मिली, दोनों बार बताने की कोशिश की, लेकिन बता नहीं पाई। कल रात में मुझे पृथ्वी ने कहा था वो मेरे परिवार के पास जाएगा और मेरे लिए हाथ मांगेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं पृथ्वी से बोली थी पहले एक बार मुझसे मिल लो, फिर हम अपने फैमिली से बात करेंगे। आज मैं इसी वजह से पृथ्वी से मिलने गई थी, लेकिन मुझे बीच में मौका नहीं मिला उसे बताने का। उसने मेरा हाथ पकड़ के स्टेज पर लेकर डांस करने के लिए चले गया। वो मेरे साथ डांस करने की जगह मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं गुस्से में उसे छोड़कर वहां से चली गई, लेकिन फिर मुझे याद आया उसे तो पूरी सच्चाई भी बतानी है। ये सोचते ही मैं वहां रुकी। पृथ्वी मेरे पास आया तो मैं उसे पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई बताने के बाद में उसे ये भी बोल दी अब से हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, हम दोनों का साथ खत्म हो चुका जिस दिन मेरी शादी करण से हो गई। मैं सोची थी ये बात घर वालों को भी बता दूंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया ऐसे ही मैं घर वालों को ये सारी बातें नहीं बता सकती हूँ। उससे पहले मुझे करण जी को पूरी सच्चाई बतानी होगी, पर मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला उनकी सच्चाई बताने का। वह मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे। जब भी मैं कोई बात करने की कोशिश करती थी तो वो कोई ना कोई गुस्सा लेकर मेरे पास आ जाया करते हैं। ये सच था, मैं पृथ्वी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरा पृथ्वी से कोई भी मतलब नहीं है। ये भी सच है मैं पहले भी पवित्र थी और आज भी पवित्र। मैं पहले भी पृथ्वी को अपने करीब आने नहीं दी और आज भी मैं पृथ्वी को अपने करीब आने नहीं दी हूँ। आगे चलकर कुछ भी हो जाए मैं किसी पराये मर्द को अपने करीब आने नहीं दूंगी। मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूं जो इतना गंदा सोच रख कर 10 मर्द के साथ घूमूं। मुझे ये तो नहीं पता आपको मेरी बातों पर यकीन होगा या नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है, बाकी आपकी मर्जी। रिहान वहां बैठकर अनवी की पूरी बातों को सुन रहा था। जब उसने अनवी की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना तो उसकी नजर अनवी के चेहरे पर चले गया। रिहान अनवी पूरी बातों को सुन चुका था। उसने देखा अनवी बताते बताते ही रोने लगी। अनवी को इस तरह से रोते हुए देखकर रिहान को अच्छा नहीं लगा। वो अपनी जगह से उठा, फिर अनवी के पैरों को पकड़ के जमीन पर बैठते हुए कहा, एम सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था आपके साथ इतना कुछ हुआ है। जब आज मैंने आपको किसी दूसरे लड़के के साथ इतना क्लोज डांस करते हुए देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूँ मुझे इस तरह आप पर नहीं चिल्लाना चाहिए, पर मैं क्या करता, करण से मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बात आप ही जानती हैं। भले ही करण और मेरा रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता खून से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है। कृतिका करण को छोड़कर जा चुकी है, उसके बाद में करण को टूटते हुए देख चुका हूँ। वो बड़ी मुश्किल से उस समय पर भी खुद को संभाला था और रिहान के लिए लड़ा था। आज जब मैं वो सब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो मैं सोचा आपको यूं जाने दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया अगर पहले की तरह मैं वापस से सब कुछ इग्नोर कर दिया तो आगे चलकर मेरा भाई फिर से टूट जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। रिहान की बात सुनकर अनवी कुछ देर तक उसके चेहरे को देखी। वह जानती थी कृतिका के चले जाने के बाद करण टूटा जरूर होगा, लेकिन वो ये सब जानने के बाद वैसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये सोचते ही अनवी रिहान से कहती,
जब मैं शादी करके इस घर में आ रही थी तब मैं अपने परिवार से वादा करकी थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घर में सबका दिल जीत कर रहूंगी। एक अच्छी मां बनकर दिखाऊंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। जब मैं उस दिन अपने मम्मी पापा से ये वादा की थी तभी मैं सोची मैं उनके वादे पर कायम रहूंगी, कभी भी उनके वादे को नहीं तोड़ूंगी। जब मैं इस घर में आई तब पहली बार रिहान ही वो लड़का था जो मुझे इस घर में अपनाया था। करण जी के गुस्से के बारे में, उनके सभी पुराने चीजों के बारे में जानने के बाद भी मैं उनके साथ रहने का फैसला की, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से वादा की थी मैं चाहती तो उनको कभी भी छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं की। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको याद जरूर होगा, मुझे एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। करण जी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। ये सब हो जाने के बावजूद भी मैं वापस उसी घर में रहने आई। अगर मैं चाहती तो उनके इस हरकत की वजह से मैं घर छोड़कर जा सकती थी, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मैं भी मम्मी पापा से वादा की हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं इन परिवार को इस खुशियां दे सकूं। मैं जानती हूँ मेरी शादी जिस तरह से हुई है वो जानने के बाद कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता है, लेकिन मुझसे जितना हो पाया मैं उन सब के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं जानती हूँ मुझे आगे चलकर करण जी से प्यार होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ जब तक जिंदा रहूंगी तब तक रिहान की मां बनकर रहूंगी। जिस दिन रिहान ने मुझे कह दिया मैं उसकी जिंदगी से चले जाऊं, उस दिन मैं कभी भी पलटकर किसी को नन्वी की बात सुनकर रिहान उसकी आंखों में देखा। इस समय अन्वी की आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपने हाथों से अन्वी के आंसुओं को पोंछा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ भाभी आपका और रिहान का कनेक्शन बहुत अच्छा बन चुका है। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ अगर आपकी जिंदगी में कोई और ऐसा लोग हैं तो प्लीज मुझे पहले ही बता दीजिए। मैं जानता हूं आप गलत काम नहीं करोगी, आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलोगी, पर हम सामने वाले के चेहरे को तो नहीं देख सकते हैं ना। रिहान की बात सुनकर अन्वी मुस्कुराकर अपनी जगह उठी, फिर उसे देखकर कहने लगी, मेरी जिंदगी में पृथ्वी ही वो एक ऐसा लड़का था जो मेरा पूरा साथ दिया, और एक लड़का ऐसा है जो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर है। अन्वी की बात सुनकर रिहान की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले अन्वी ने कहा था उसकी लाइफ में पृथ्वी के अलावा कोई लड़का नहीं है। फिर दूसरा लड़का कहां से आ गया? रिहान को कंफ्यूज देखकर अन्वी मुस्कुराई, फिर उसे देखकर कहने लगी, मैं समझ गई तुम कंफ्यूज हो रहे हो। वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब जब समय है तो मैं बता देती हूँ। सानवी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम समीर है। मैं उससे बहुत बार मिल चुकी हूँ। हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। वो मुझे बिल्कुल छोटी बहन की तरह प्यार करता है, मैं भी उसको बड़े भाई की तरह सम्मान करती हूँ। वैसे तो मैं उनसे सालों पहले ही मिली थी, बहुत दिनों तक मैं उन्हें देखी तक नहीं हूँ, लेकिन पृथ्वी के बाद वह दूसरा इंसान है मेरे लाइफ में जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी मेरे लाइफ में कोई भी लड़का नहीं, अगर हुआ भी तो वो शायद नॉर्मल दोस्त होंगे जिसके बारे में मुझे शायद याद भी नहीं। अन्वी की बात सुनकर रिहान को अच्छा लगा, कहीं ना कहीं अन्वी उसे पूरी सच्चाई बता दी। ये सोचकर उसने अन्वी से कहा, थैंक गॉड जो आप मुझे पूरी सच्चाई बता दी, वरना ना जाने मैं आपको कितना गलत समझ बैठता। अच्छा हुआ मैं यहाँ रुक कर आपका इंतजार किया और पूरी सच्चाई जान गया। ये कहकर उसने गहरी सांस लिया। रिहान को देखकर अन्वी मुस्कुराई, फिर चुपचाप बाहर से घर के अंदर चली गई। उसे इस समय करण से भी बात करनी थी, इतना तो उसे पता चल गया। रिहान को पता चलने के बाद करण को भी पता चल चुका होगा। जायज सी बात है इस समय करण किसी शैतान की तरह होगा। रिहान ने अन्वी को जाते हुए देखा तो खुद से ही कहने लगा, भाभी इस समय कमरे में तो जा रही है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है जिस कमरे में वह जा रही है उस कमरे में इस समय शैतान बैठा हुआ है। ना जाने करण अन्वी भाभी के साथ क्या करेगा। मेरे पास मौका भी नहीं है करण को सच्चाई बताने का। अन्वी करण के कमरे में आ चुकी थी। जैसे ही वह कमरे में आई उसे कमरा पूरा अंधेरा दिखाई दिया। ये देखकर अन्वी हैरान रह गई। आमतौर पर उस कमरे में हमेशा एक लाइट जलती रहती थी, लेकिन आज वो कमरा पूरा अंधेरा था। अन्वी को समझ नहीं आया आखिर कमरे में
अंधेरा क्यों है ये सोचते ही वो अपना कदम आगे रखी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से वो दीवार के सहारे को पकड़ के आगे की ओर चलने की कोशिश कर रही थी। अन्वी जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखी, अचानक से किसी ने अन्वी का हाथ पकड़ के कमरे के अंदर खींच लिया। अचानक से किसी के खींचने की वजह से अन्वी के मुंह से जोर से निकलने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह जोर से चिल्लाती, उसी शख्स ने अन्वी के मुंह पर अपने हाथों को रख दिया। पूरे कमरे में अंधेरे होने की वजह से अन्वी को समझ नहीं आया उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों से उस शख्स का चेहरा देखी तो वह हैरान रह गई। अन्वी को उस शख्स का सिर्फ आंख दिखा। यो उस आंख देखकर ही बता सकती थी ये कोई और नहीं करण है। करण गुस्से में अन्वी को देखा, फिर दीवार से सटाकर कहा, आखिर तुम भी निकल गई उस कृतिका अग्रवाल जैसी। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे पीठ पीछे किसी दूसरे मर्द के साथ घूमोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा। करण मल्होत्रा नाम है मेरा, मैंने तुम्हें उसी दिन वरण कर दिया था। मेरे से शादी करने के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मर्द आया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर तुम्हारे लाइफ में वो लड़का क्या कर रहा था? मुझसे शादी करने के बावजूद भी तो उस लड़के के साथ रंगरलियां मनाने गई थी। यह कहकर करण गुस्से से अन्वी के गले को पकड़ लिया। करण ने काफी कसकर अन्वी के गले को पकड़ा था, जिस वजह से अन्वी को कुछ बोलने तक में नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया आखिर वो करण को जवाब कैसे दे। वो बस अपनी आंखें बड़ी किए करण का चेहरा देखे जा रही थी। अन्वी के घबराते हुए चेहरे को देखकर करण के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आया। वो मुस्कुराकर अन्वी के चेहरे के काफी करीब आया, फिर दांत पिसकार कर कहा, मुझे देखकर डर लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था मुझसे शादी हो जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मर्द नहीं रहना चाहिए। भले ही तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे बेटे की मां बनने के लिए हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये कहा था। सोचो अगर मेरी जगह मेरा बेटा तुम्हें किसी और आदमी के साथ देख लेता तो तुम्हारा क्या हाल होता। ये मत भूलो इस घर में तुम रह रही हो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। अगर मेरा बेटा कह दिया तुम्हें यहाँ से निकाल दूं तो तुम्हारी जान लेकर ही मैं यहाँ से निकालूंगा। करण के शैतानी वाले चेहरे को देखकर अन्वी पूरी तरह से कांप चुकी थी। उसे बस एक ही बात का डर लग रहा था, कहीं करण उसकी जान न ले ले। अपनी आंखों से करण को किसी की जान लेते हुए देख चुकी है। वो अच्छे से जानती थी करण के लिए किसी की जान लेना कोई मामूली बात नहीं है। अन्वी को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि करण ने काफी कसकर उसके गले को पकड़ा था। वो अपने हाथों से करण का हाथ अपने गले पर से हटाने की कोशिश करने लगी। जब करण अन्वी की कोशिश करते हुए देखा तो वो शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, डर लग रहा है? मरने से उस समय तुम्हें डर नहीं लगा था जब तुम उस आदमी के साथ इतना चिपक कर डांस कर रही थी। तुम जैसी घटिया निर्लज लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। अरे तुमसे अच्छी तो कृतिका है, कम से कम वो लड़की खुदाकर मुझे बताई थी वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के बाद भी अपने उस सो कोल्ड बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कृतिका मेरे ऑफिस आई थी, पता है क्यों? क्योंकि उसके पास तुम्हारे और तुम्हारे वसो कोल्ड बॉयफ्रेंड की तस्वीर थी। वो मुझे वो तस्वीर देखने के लिए बोली थी, लेकिन मैंने उसे कहा था मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं गलत था। अगर मैं उस दिन उस समय वो तस्वीर को देखकर विश्वास कर लेता ना तो अब तक तो तुम्हारी आत्मा नर्क में पहुंच चुकी होती। यह कहकर करण ने गुस्से से अन्वी का गला छोड़ा। करण ने जैसे ही अन्वी के गले को छोड़ा, अन्वी जोर जोर से खांसने लगी। काफी समय से उसका गला पकड़ने की वजह से उसकी सांसें अटक चुकी थी। 2 मिनट तक खांसते रहने के बाद अन्वी की नजर करण के शैतान भरे चेहरे पर गई। इस समय करण की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी। अन्वी को इस समय करण से काफी डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह कैसे जवाब दे करण को, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके करण को देखकर कहती, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो सजा देना होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, मेरा यकीन कीजिए। ये कहकर अन्वी आश भरी नजरों से करण को देखने लगी। वह बस चाहती थी करण एक बार उसकी बात सुन ले, फिर वह करण को पूरी सच्चाई बता देगी। करण ने अन्वी की बातों को सुना तो उसे और गुस्सा आने लगा। वो जानता था अन्वी कोई अपनी सफाई देने की कोशिश करेगी,
लेकिन वो अब अन्वी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता था। ये सोचकर उसने गुस्से में अन्वी के बालों को पकड़कर अपने चेहरे के करीब करते हुए कहा, मुझे अब तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं चाहिए। तुम पहले ही मेरी नजरों में गिर चुकी हो। दोबारा मेरे सामने अपना ये चेहरा तुम्हें इस घर से अभी निकाल नहीं सकता हूँ। इसीलिए याद रहे, मेरे सामने अपना ये चेहरा लेकर मत दिखाना। अगर तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाई दे दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अब तुम्हारे इस चेहरे को देखकर नफरत हो रही है। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो अच्छाई थोड़ी आई थी वो अच्छाई भी अब खत्म हो चुकी है। तो मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, मेरे नजरों के सामने बिल्कुल भी मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर करण ने गुस्से से अन्वी को दीवार की तरफ मारा, फिर एक नजर उसे देखकर वहां से निकल गया। करण को इस बात का ध्यान नहीं रहा, उसके जोर से धक्का देने की वजह से अन्वी का सर दीवार से जा लगा। इस बात से अनजान करण गुस्से से उस कमरे से निकल चुका था। अन्वी अपने सर को पकड़ के दीवार के सहारे नीचे बैठ चुकी थी। उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। जब वो अपने सर को पकड़ के रखी थी तभी उसे एहसास हुआ उसके हाथ में कुछ अजीब सी गीलापन है। वो अपने हाथ को आगे करके जब अपनी आंखों से देखी तो वो हैरान रह गई, उसके हाथ में खून लगा हुआ था। ये देखते हैं अन्वी की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। करण कमरे से बाहर निकल के जैसे ही स्टडी रूम की तरफ गया, उसकी नजर रिहान पर गई जो स्टडी रूम के दरवाजे के पास खड़ा था। रिहान को देखकर करण उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, फिर चुपचाप स्टडी रूम के अंदर चले गया। रिहान ने करण को गुस्से में देखा तो वह समझ गया इस समय करण से बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे करण से बात करना था। उसे अन्वी सच्चाई भी बताना था। गुस्से में अन्वी की बातों को नहीं सुनेगा, यह सोचकर वो सीधे स्टडी रूम के अंदर आया। रिहान एक नजर करण के चेहरे को देखा, फिर उसके बगल में बैठते हुए कहा, मुझे तुमसे अन्वी भाभी के बारे में कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ इस समय तुम अन्वी भाभी को लेकर बहुत गुस्से में हो, लेकिन एक बार तो मेरी बातों को सुन लो। रिहान के मुंह से अन्वी का नाम सुनकर करण का गुस्सा और बढ़ने लगा। थोड़ी देर पहले ही अन्वी से हुई बहस को लेकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका और फिर रिहान ने आकर वापस से अन्वी का नाम ले लिया। उसने गुस्से में रिहान को देखा, फिर टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, अभी तुम मेरे सामने उस लड़की का नाम नहीं लेना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। करण के गुस्से भरी बातों को सुनकर रिहान गहरी सांस लिया। वो आज किसी भी हालत में करण को सच्चाई बताकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर करण को सच्चाई पता नहीं चलेगा तो वो ना जाने कब तक अन्वी से नाराज रहेगा, गुस्सा रहेगा। ये सोचकर उसने करण से कहा, मैं जानता हूँ तुम अभी अन्वी भाभी के बारे में नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन वो सब कुछ जाना जरूरी है। अगर तुम ये सब नहीं जानोगे तो आगे चलकर ना जाने तुम कितना कुछ कर दोगे अन्वी भाभी के साथ। इसीलिए चुपचाप अब तुम मेरी बातों को सुनो। ये कहकर उसने पहले तो करण के चेहरे को देखा, फिर वापस से लंबी सांस लेकर कहा, अन्वी भाभी का बॉयफ्रेंड पृथ्वी ये वही लड़का है जो हर इंटरनेशनल मैच में अन्वी भाभी के साथ रहता था और इसी लड़के की वजह से अन्वी भाभी अपना मैच हारती आई। आज जब मैं पार्टी से यहाँ घर आया था तब मैं सोचा था अन्वी भाभी से पूछ लूंगा आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जब वो घर आई तो मैं उससे पूछा, तब जाकर उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। पूरी सच्चाई सुन लेने के बाद मैं समझ गया इन सब में अन्वी भाभी की कोई गलती नहीं थी। बस एक समय में तुम दोनों के अंदर एक गलतफहमी पैदा कर दिया। आज वो गलतफहमी मैं दूर करूंगा। अन्वी भाभी का बॉयफ्रेंड पृथ्वी जो अन्वी भाभी के हर मैच में उनके साथ रहता था, ये वही पृथ्वी है जिसकी वजह से अन्वी भाभी हर गेम को हारती आई। पृथ्वी के साथ एक लड़की रहती थी बरखा नाम की। अन्वी भाभी को इस बरखा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस उन्हें यही लगता है बरखा उनकी मैच में सपोर्टर है और बरखा इंटरनेशनल मैच को खेल चुकी है। बरखा इंटरनेशनल मैच की विनर बन चुकी है। बरखा उसी दिन इंटरनेशनल मैच की विनर बनी हुई है जिस दिन अन्वी भाभी उस इंटरनेशनल मैच को हार गई थी। जब भाभी मुझे पूरी बात बताई तो फिर मैं अपने आदमियों को पता करने भेजा आखिर पृथ्वी क्या चीज है। 2 घंटे के अंदर ही मुझे मेरे आदमियों का मैसेज आया। मेरे आदमियों ने बताया पृथ्वी सबकी नजरों में सिर्फ अच्छा दिखता है पर वह है नहीं। उसने ना जाने कितनी लड़कियों को मैच में जिताने के लिए अपना यूज किया है, वो कितनी लड़कियों के साथ रातें बिताया है। मुझे तो ये भी पता चल चुका है पृथ्वी अन्वी भाभी के साथ कोई सच्चे रिलेशनशिप में नहीं है, वो बस उनसे बदला लेने के लिए उनके साथ रिलेशनशिप में है।
पृथ्वी का प्लान है वो अन्वी भाभी से एक बार शादी कर ले, फिर अन्वी भाभी की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। अन्वी भाभी से शादी हो जाने के बाद पृथ्वी अपने प्लेन में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा और इन सब में उसका साथ दे रही है उसकी इकलौती गर्लफ्रेंड बरखा। मुझे ये तो नहीं पता आखिर पृथ्वी की क्या दुश्मनी है अन्वी भाभी से, लेकिन मैं इतना जानता हूँ पृथ्वी बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। वो तो कई बार अन्वी भाभी के करीब आने की कोशिश किया है। इन कोशिशों के चक्कर में एक बार अन्वी भाभी उस पृथ्वी से ब्रेकअप कर ली थी। फिर पृथ्वी ने जब देखा अन्वी भाभी उसको अपने करीब आने नहीं दे रही है तो उसने अपना पाला ही पलट लिया। वो वापस से माफी मांगकर अन्वी भाभी के जिंदगी में आ गया। उसने सोच रखा था शादी हो जाने के बाद सबसे पहले वो अन्वी भाभी की जिंदगी बर्बाद करेगा, उसके परिवार को खत्म कर देगा। वो अन्वी भाभी की ऐसी हालत करेगा जिसे देखने के बाद दूसरे मर्द भी इतना कहते कहते हो वो चुप हो गया। रिहान से आगे बोला नहीं जा रहा था, ना जाने क्यों बोलते बोलते हैं उसकी आंखें नम हो गई। जब उसे अन्वी सच्चाई बताई थी तब उसकी आंखें उतनी नाम नहीं हुई थी जितनी अपने आदमियों से सच सुनने के बाद हुई थी। करण जो काफी समय से गुस्से में था, जब उसने धीरे धीरे करके रिहान की बातों को सुना तो हैरान भरी नजरों से उसे देखता रह गया। उसने देखा रिहान चुप हो चुका है, उसकी आंखों में आंसू है। रिहान की आंखों में आंसू देखकर करण समझ चुका था आखिर वह कहना क्या चाहता है। ये सोचकर वह रिहान को देखकर कहा, इसका मतलब शादी हो जाने के बाद अन्वी उस पृथ्वी को खुद से दूर करने के बारे में सोची थी। अगर यही बात की तो फिर आज वो पार्टी में उस पृथ्वी से मिलने के लिए क्यों गई थी? इनफैक्ट आज नहीं कुछ दिन पहले भी वो होटल में पृथ्वी से मिलने क्यों गई थी? कृतिका जो मुझे फोटो देकर गई थी, ये देखने के बाद अब मुझे रियलाइज हो गया ये सारी तस्वीरें असली थी। करण की बात सुनकर रिहान अपने आंसू को पोंछा, फिर उसे देखकर कहा, यही सवाल मैंने भाभी से पूछा था। तब उन्होंने कहा आज वो पृथ्वी से मिलने के लिए इसीलिए गई थी क्योंकि उन्होंने सोच लिया था पृथ्वी को पूरा सच बता देगी। उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है, यही सोचकर वो पृथ्वी से मिलने गई थी। लेकिन पृथ्वी ने उनकी बातों को नहीं सुना। वो भाभी के साथ डांस करने के लिए उनके हाथों को जबरदस्ती पकड़कर वहां से स्टेज पर ले गया। भाभी को तो बोलने का मौका तक नहीं मिला। फिर पृथ्वी डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन डांस करते हुए पृथ्वी गंदी नजरों से अन्वी भाभी को देख रहा था और उन्हें गलत गलत जगह पर छूने की कोशिश कर रहा था। जब अन्वी भाभी को एहसास हुआ पृथ्वी उसे बुरी नजर से देख रहा है और बुरी नजरों से छू रहा है, तब वो गुस्से में पृथ्वी को खुद से दूर की। वह तो वहां से वापस घर आने वाली थी, लेकिन फिर उन्हें याद आया पृथ्वी को तो सच भी बताना है। यही वजह से वो वहां रुककर पृथ्वी को पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई बताने के बाद वह पृथ्वी को धमकी भी दे दी उसके जिंदगी में वापस ना आने की। अन्वी भाभी जिस दिन तुमसे शादी की थी उसी दिन उन्होंने अग्नि के सामने कसम खा ली थी शादी हो जाने के बाद वो किसी दूसरे पराये मर्द के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगी। यही वजह थी तुमसे शादी हो जाने के बाद अन्वी भाभी पृथ्वी से अपना रिश्ता तोड़ने की काफी कोशिश करती आई। और जिस तस्वीर को कृतिका ने तुम्हें भेजा था उस दिन भी अन्वी भाभी पृथ्वी को सच्चाई बताने के लिए ही गई थी, लेकिन उस दिन पृथ्वी बहुत खुश था, उनकी खुशी को दुखी में नहीं देख सकती थी। यही वजह से अन्वी भाभी उस दिन उसको सच्चाई नहीं बता पाई। लेकिन आज पार्टी में पृथ्वी ने हद पार कर दी थी और अन्वी भाभी को पूरी सच्चाई बताना पड़ा। वैसे तो वो घर से ही सोच कर गई थी पूरी सच्चाई बताकर रहेगी और उन्होंने बता भी दिया। रिहान की बात सुनकर करण को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। उसे ये देखकर अच्छा लगा शादी हो जाने के बाद अन्वी पृथ्वी के बारे में नहीं सोची। अगर वो सोची भी तो यही उसे सच्चाई कैसे बतानी है ये सोचकर कहीं ना कहीं अब उसको थोड़ा गिल्ट हुआ, क्योंकि उसने ना जाने गुस्से में अन्वी से क्या कुछ कह दिया। रिहान ने करण के परेशान भरे चेहरे को देखा तो वो उसके हाथों को पकड़कर कहा, मैं जानता हूँ तुम उस समय काफी गुस्से में थी, बस मैं इसी वजह से तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था तुम इस सच्चाई से अनजान रहकर अन्वी भाभी पर जुल्म करो। तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझे एक पेपर भेजा था जिसमें हमारे कंपनी के नाम से गलत पेपर बने हुए थे और वो अन्वी भाभी के पास था। वो पेपर कोई और नहीं उस पृथ्वी ने बनाया था। उस पृथ्वी ने अन्वी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे कंपनी का पेपर दिया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। पृथ्वी को ये पता है कि नहीं अन्वी भाभी की शादी तुमसे हुई है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ
उस दिन पृथ्वी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था अन्वी भाभी तुम्हारी ही पत्नी है। इस बात से अनजान पृथ्वी ने उन्हें आराम से पेपर दे दिया और कहा पेपर को जब भी यूज करने के बारे में सोचें तो उन्हें कॉल जरूर करें, वो उसको लेकर जाएगा जॉब दिलवाने के लिए। रिहान की बात सुनकर करण की आंखें छोटी हो गई। उसे समझ नहीं आया आखिर ये सारी बातें रिहान कैसे पता। ये सोचकर उसने रिहान को देखकर कहा, तुम पहले मुझे ये बताओ ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता, इतना डिटेल्स तुम्हारे पास इतनी जल्दी कैसे आ गया। जहां तक तुम्हारी बातों को मैं सुना हूं उससे तो मुझे इतना पता चल चुका है उस रेस्टोरेंट के बारे में। अन्वी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है, फिर तुम्हें ये कैसे पता चला उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी। रिहान जैसे ही करण की बातों को सुना तो वो गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। इससे पहले कि वो करण से कुछ कहता तभी स्टडी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर करण रिहान की नजर दरवाजे के पास चली गई। हालांकि दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। जब करण ने देखा दरवाजे के पास रिहान खड़ा है तो वो अपनी जगह से उठा, फिर जल्दी से रिहान के पास आया। रिहान ने एक नजर अपने डैडी को देखा, फिर उनकी गोद में जाकर मासूमियत भरे चेहरों से करण को देखते हुए कहा, डैडी मम्मा कहाँ है? मैं जब कमरे में गया तो कमरे में पूरा अंधेरा था, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं यहाँ आ गया आपसे पूछने मेरी मम्मा कहाँ है। मामा मुझे कहीं भी नहीं नजर आ रही है। रिहान की बात सुनकर करण को याद आया उसने तो उस कमरे में अन्वी को छोड़कर आया था जिस कमरे में उसकी और अन्वी की लड़ाई हो रही थी। जहां तक उसे याद था अन्वी जिस कमरे में आई थी वो उन दोनों का ही कमरा था। फिर रिहान को अन्वी अभी तक क्यों नहीं दिखी? ये सोचकर उसने रिहान को देखकर कहा, ये अब क्या कह रहे हो? आपकी मामा तो कमरे में ही होगी। करण की बात सुनकर रिहान बच्चों की तरह ना में सर हिला या फिर मासूमियत भरी चेहरों से उसे देखते हुए कहा, नहीं डैडी मैं सच कह रहा हूँ, उस कमरे में बहुत अंधेरा था। तुम्हें अंदर नहीं गया मुझे नहीं लगता है मम्मा अंदर होगी अंधेरे में। मेरी मम्मा क्या कर सकती है? आप पता करो ना मम्मा कहाँ चली गई है, मुझे मम्मा के पास जाना है। ये कहकर वो अपने सर को करण के सीने में छुपा लिया। रिहान की बात सुनकर करण ने गहरी सांस लिया। उसने एक नजर रिहान को देखा, फिर चुपचाप स्टडी रूम से बाहर निकल गया। अब रिहान की बात मानने के लिए उसे ही अन्वी को ढूंढना पड़ेगा। ये सोचकर वो सबसे पहले अपने कमरे में ही आया, क्योंकि लास्ट समय उसने अन्वी को वहीं छोड़कर बाहर निकला था। जैसे ही वो कमरे में आया तो उसने देखा कमरे में अभी तक अंधेरा है। ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा था शायद उसके कमरे से छोड़कर चले जाने के बाद अन्वी चुपचाप कमरे में बैठी होगी। लेकिन जैसा पहला दिख रहा था कमरा अभी भी वैसा ही दिख रहा था। ये देखकर करण रिहान को लेकर कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर आते ही करण ने सबसे पहले कमरे का लाइट ऑन किया। जैसे ही लाइट ऑन हुआ पूरे कमरे में रोशनी दिखने लगी। इससे पहले कि करण कुछ रिएक्ट करता, अचानक से उसकी नजर नीचे फर्श पर बेहोश पड़े अन्वी पड़ गई। अन्वी को ऐसे हालत में देखकर करण की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से रिहान को नीचे उतारा, फिर भागकर अन्वी के पास आया। करण ने देखा अन्वी के सर बहुत ज्यादा ही खून बह चुका है। उसने जल्दी से अपने हाथों से अन्वी के सर को पकड़ा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। इस समय करण को समझ नहीं आया आखिर वो किस तरह से रिएक्ट करे। जब वो कमरे से बाहर निकल रहा था तब रिहान ने अपनी मम्मा की बिगड़ती हालत को देख चुका था। जब उसने अपनी मम्मा के सर पर इतने सारे खून देखा तो वो घबराने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहले तो अपने डैडी को मम्मा को ले जाते हुए देखा, फिर जल्दी से खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। रिहान जो करण के कमरे से होकर ही आगे की ओर आ रहा था, जब उसने करण की गोद में अन्वी को देखा तो हैरान रह गया। अन्वी के सर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी, जो रिहान ने भी अपनी आंखों से पूरी तरह से देख चुका था। उसे समझ नहीं आया अन्वी इतना गहरा चोट कैसे लग गया, पर इस समय उसके पास ये सब सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। ये सोचकर वो भागकर करण अन्वी को लेकर हॉल में आ चुका था। वहां इस समय कोई भी मौजूद नहीं थे। रात काफी हो रही थी, जिस वजह से सारे लोग अपने अपने कमरे में मौजूद थे। यह देखकर करण ने बिना किसी को कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रिहान जब करण को जाते हुए देखा तो उसकी नजर रिहान पर गई, जो हॉल में खड़े होकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। रिहान को देखते ही आर्य भागकर उसके पास आया, फिर जल्दी से उसे अपनी गोद में लेकर कहा,
बेटा आप फिक्र मत करो, आप ही मम्मा को कुछ भी नहीं होगा। आपके डैडी गए हैं मम्मा को लेकर हॉस्पिटल। मैं भी जा रहा हूं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, घर में इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तब तक के लिए आप अपने कमरे में जाइए। रिहान की बात सुनकर रिहान रोते हुए कहा, नहीं चाचू, मुझे भी मम्मा के पास जाना है। मेरी मम्मा के सर पर बहुत चोट लगी थी, उनके सिर से खून बह रहे थे। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे भी ले चलो ना मामा के पास। मैं यहाँ नहीं रहूंगा अकेले, प्लीज चाचू मुझे भी ले चलो। रिहान ने जब रिहान की बातों को सुना तो वो समझ चुका था इस समय रिहान पर क्या बीत रही होगी, लेकिन रिहान का यूं हॉस्पिटल जाना खतरे से खाली नहीं होगा, ये सोचकर उसने रिहान को समझाया। कुछ देर के बाद ही रिहान की बातों को समझकर चुपचाप वही हॉल में बैठा गया। रिहान ने जब रेखा रिहान उसकी बातों को समझ गया तो वो जल्दी से घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर इस समय अन्वी का चेकअप कर रहे थे। वही करण आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर छोटे से शीशे के जरिए पूर्व के ऑपरेशन को होते हुए देख रहा था। ना जाने क्यों अन्वी की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा। हालांकि यही तो सच था, उसकी वजह से ही अन्वी की ऐसी हालत हुई। अगर उसने इतने गुस्से में अन्वी को धक्का ना दिया होता तो शायद अन्वी की ये हालत नहीं हुई होती। ये सोचकर उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारा। रिहान जो अभी अभी वहां आया था, जैसे उसने करण को जो खुद को चोट पहुंचाते हुए देखा तो भागकर करण के पास आया। फिर करण के हाथों को पकड़कर परेशान भरी आवाज में कहा, क्या कर रहे हो तुम करण? खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? इस समय तुम्हें भाभी की चिंता करनी चाहिए और तुम होकर खुद को ही हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। रिहान की बात सुनकर करण की नजर उसके चेहरे पर गई। उसने एक नजर रिहान को देखा, फिर उस पर से अपनी नजरें हटाकर वापस से अन्वी को देखते हुए कहा, किस बात की चिंता करूं? अन्वी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। तुम सही कह रहे थे, मैं गुस्से में पूरा पागल हो जाता हूं। मैं बिना अन्वी की सच्चाई जाने उस पर ना जाने कितने गंदे इल्जाम लगा दिए और उसे गुस्से में धक्का दे दिया। मेरे गुस्से की वजह से आज अन्वी की हालत हुई है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। प्राची मुझे शायद सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे आंखों के सामने अन्वी और उस पृथ्वी का चेहरा बार बार आ रहा था, जिस वजह से मैं अन्वी की बातों को नहीं सुना। मैं बस अपना ही सुनता रहा और उससे सुनने के चक्कर में मेरे हाथों से अन्वी की ये हालत हो गई। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता हूँ पर मुझसे नहीं होता। करण की बातों को सुनकर रिहान उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने एक नजर करण के चेहरे को देखा, फिर निराश भरी आवाज ने कहा, ये तो सच है, तुम अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये काबू करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता आगे चलकर तुम्हारे और भाभी की जिंदगी में क्या होगा, लेकिन अगर इसी तरह से तुम्हारे गुस्से बढ़ते रहेंगे तो आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी से भाभी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाभी तुम्हें छोड़कर जाएगी, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे इस गुस्से की वजह से एक दिन भाभी की जान जरूर चली जाएगी। रिहान के बात सुनकर करण को बहुत बुरा फील हो रहा था। जो करण दूसरों की जान लेने में एक मिनट भी नहीं कराता है, आज वही करण अन्वी की ऐसी हालत देखकर खुद पर ही ब्लेम लगाए जा रहा था। इससे पहले कि करण रिहान से कुछ कहता था, अभी आईसीयू रूम का दरवाजा खुला। दरवाजे के खुलते ही डॉक्टर एक नर्स के साथ करण के सामने आए। इस समय डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था करण मल्होत्रा को कैसे सब कुछ बताएं, पर वो डॉक्टर है, उनका सच बताना बनता है। ऐसे में वो करण से कोई भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। यह सोचकर डॉक्टर एक नजर करण को देखे। रिहान और करण की नजर इस समय डॉक्टर पर थी। जब करण ने देखा डॉक्टर चुपचाप खड़े होकर उसके चेहरे को देख रहा है तो वो थोड़ा गुस्से में डॉक्टर से कहा, क्या आप इस तरह चुप रहकर मेरे गुस्से को बुलावा देने की कोशिश कर रहे हैं? करण की बात सुनकर एक पल के लिए डॉक्टर घबरा गया। उसने जल्दी से नर्स के हाथों से फाइल लेकर करण को देते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी पत्नी का सर फट चुका था, जिस वजह से उनके चोट काफी गहरी थी। ऑपरेशन करने के बाद हमने उनके फटे सर को बंद कर दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है। ये कहकर डॉक्टर ने करण के चेहरे को देखा। वो देखना चाहता था करण का रिएक्शन कैसा है। डॉक्टर करण को बहुत अच्छे से जानता है। वो ये भी जानता है करण मल्होत्रा के नाम को सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। डॉक्टर को चुप देखकर और अपने हाथों में फाइल देखकर करण एक नजर डॉक्टर को देखा, फिर थोड़ा गुस्से में कहा,
पूरे बात बताइए, मुझे आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। करण की डरावनी आवाज को सुन के डॉक्टर घबराते हुए कहते, मिस्टर आहूजा, अभी फिलहाल के लिए रिपोर्ट तो नहीं आया है, लेकिन मैं अपने नजरिए से अगर कहूँ तो सर में गहरी चोट लगने की वजह से हो सकता है उनके कुछ दिनों की याददाश्त मिट चुकी हो, पर मैं आपको ये कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। जैसे रिपोर्ट आएगी मैं आपको पूरा क्लियर बता दूंगा। मेरे अंदाज है कभी भी गलत नहीं होते हैं, इसीलिए मैं सोचा रिपोर्ट आने से पहले ही आपको थोड़ी डिटेल दे दूं। सर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से ही ऐसा हुआ है। शायद बचपन में भी इनके सर में काफी चोट लगी है और सही समय रहते इनका इलाज नहीं करवाया गया होगा, तो वही चोट अब इनके सर के ऊपर असर कर रहा है। बचपन में लगी चोट को अगर हम उसे छोड़ दें तो आगे चलकर वही चोट बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मिसेज मल्होत्रा को होश आने में 24 घंटे लगेंगे, तब तक उनका रिपोर्ट भी आ जाएगा। रिपोर्ट आते ही मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। तब तक के लिए आप चाहे तो कमरे में जाकर उनके साथ रह सकते हैं। अभी फिलहाल वो बेहोश पड़ी है। ये कहकर डॉक्टर वहां से नर्स के साथ चले गए। डॉक्टर को जाते हुए देखकर रिहान हैरान भरी नजरों से करण को देखते हुए कहा, ये क्या हो गया? अगर डॉक्टर की बात सच हुई तो इसका मतलब यही होगा अन्वी भाभी ये भूल गई होगी, वो पृथ्वी को सच्चाई बताई है, यानी कि ये भी भूल चुकी होगी। रिहान की कस्टडी केस कोर्ट में स्टार्ट होने वाली है। मैं भगवान से यही प्रे करूंगा भाभी की याददाश्त नहीं गई हो तो अच्छा होगा, वरना तुम पर बहुत भारी पड़ सकता है। तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना होगा। करण, देख लिया ना, अपने गुस्से का अंजाम, शुक्र करो भाभी सही सलामत बच गई है। ये कहकर वो तिरछी नजरों से करण को देखने लगा। उसने देखा करण के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है। उसे समझ नहीं आया आखिर करण परेशान क्यों है। 18 घंटे बीत चुके थे, अब तक अवंतिका को होश नहीं आया था। ये देखकर करण के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी और रिहान भी उसकी परेशानी को अच्छे से समझ सकता था। एक नर्स जो अपने हाथों में इंजेक्शन रखा हुआ था, उसने करण को देखते हुए कहा, सर डॉक्टर आपको केबिन में बुला रहे हैं। नर्स की बात सुनकर करण रिहान एक दूसरे को देखा। फिर करण ने रिहान से कहा, तुम पहले यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड को इकट्ठा करवा लो और उन सभी को कह दो ये पूरे जगह पर देखरेख करें, कोई भी ना, या फिर डॉक्टर बिना अपना आइडेंटिटी कार्ड को दिखाए मिसेज मल्होत्रा के रूम में नहीं जाएगा। ये कहकर करण वहां से चला गया। जैसा करण ने बताया था रिहान ने वैसा ही किया। उसने फौरन ही सारे बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल बुलवाकर उन सारे जगह पर स्थित करवा दिया और करण के आर्डर को उन सभी को बताकर करण के पास डॉक्टर के केबिन में चले गया। अब तक रिहान और करण दोनों ही डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। इस समय डॉक्टर अन्वी की फाइल को पढ़ रहे थे। फाइल को पढ़ने के बाद डॉक्टर ने अपने कंप्यूटर के जरिए करण को एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये आपकी वाइफ का ब्रेन है। हमने जब एक्सरे करवाया तो हमें पता चला इनके सर पर काफी चोट लगी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, हो सकता है इनकी कुछ दिनों की याददाश्त मिट चुकी होगी। और हुआ भी वैसा ही। आमतौर पर कई डॉक्टर को तब पता चलता है जब पेशेंट को होश आता है और वही पेशेंट आपने वह दिन याद करके बात करते हैं जो दिन उनको याद रहती है। पर मैं ऐसे ही अपनी डिग्री को हासिल नहीं किया हूँ। ऑपरेशन करते समय ही मैं पता कर लेता हूँ इंसान के ब्रेन में चोट लगने के बाद उसका असर क्या होगा। अगर उनके सर पर और ज्यादा गहरी चोट लगती तो शायद वो अपनी पूरी याददाश्त भूल चुकी होती। ये तो अच्छा हुआ उनकी याददाश्त कुछ दिनों की मिटी है। जैसा कि मैंने आपसे ये भी कहा था, बचपन में लगे चोट पर जब लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बड़े होने के बाद वही चोट उनके शरीर पर असर कर सकता है। ऐसे में शायद आपकी वाइफ को बचपन में चोट लगी होगी और उन पर ध्यान नहीं दिया गया होगा और यही वजह से इनके सर पर हल्की चोट लगने के बावजूद भी इनका चोट गहरा हो गया। जिस तरह से आपने बताया इनका सर एक दीवार से लगा। आमतौर पर अगर नॉर्मल ही लोगों का सर अचानक से दीवार से टकराता तो उनके सर से कोई भी खून नहीं रहता है, कोई चोट नहीं लगती, बस हल्की सी दर्द महसूस होती। पर आपकी वाइफ के कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बचपन में लगी चोट के वजह से उनके ऊपर आज इतना असर हो रहा है और शायद बचपन में उन्हें एक बार सर में चोट नहीं लगी है, बार बार सर चोट लगने की वजह से ही ऐसा असर हुआ है। अभी फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल है, बट कोशिश कीजिएगा जो याददाश्त उनकी चली गई है उन यादों को वो जबरदस्ती याद ना करें। बाकी मैं जो दवाई लिख कर दिया हूँ आप उन दवाई को रेगुलर टाइम पर चलाइएगा।
और हाँ, आपको मैं 30 इंजेक्शन दूंगा अगर आप चाहते हैं उनके सर का चोट जल्दी ठीक हो जाए। तो आपको एक दिन में उनको आप चाहे तो एक नर्स को वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप खुद भी उनको इंजेक्शन दे सकते हैं। ये नॉर्मल इंजेक्शन है जो नॉर्मल इंसान भी लगा सकता है, बस इस बात का ध्यान रहे इंजेक्शन वहीं पर लगाना होगा जहां पर लगाने की क्षमता हो। डॉक्टर की बात सुनकर करण की नजर इस समय कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर करण गहरी सांस लिया। आज उसकी वजह से अन्वी की ऐसी हालत हो गई, आज उसकी वजह से अन्वी की कंडीशन इतनी खराब हो गई। अगर उसने गुस्से में अन्वी को धक्का ना दिया होता तो शायद अन्वी की ऐसी हालत ना हुई होती। ये सोचकर उसको खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। रिहान जो करण के बगल में ही बैठा हुआ था, जब उसने देखा कि इस तरह से करण अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जल्दी से करण के हाथों पर अपना हाथ रखकर खुद से कहा, तुम इस समय खुद पर ब्लेम लगाए जा रहे हो। मैं जानता हूं इसमें करण की पूरी तरह से कोई भी गलती नहीं है। रिहान ने डॉक्टर की बातों को सुना, फिर टेबल पर रखे अन्वी के फाइल को लेकर करण के साथ उस केबिन से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में करण वापस से अन्वी के कमरे के पास आया। वह इस समय कमरे के अंदर नहीं गया था, वो रिहान के साथ वही बाहर एक बेंच पर बैठ गया था। करण को इस तरह से उदास देखकर रिहान को अच्छा नहीं लगा। उसने करण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो करण, तुम अपने ऊपर ब्लेम लेना बंद करो। मैं जानता हूं तुम खुद पर ही ब्लेम ले रहे हो, लेकिन तुमने क्या डॉक्टर की बातों को नहीं सुना? डॉक्टर ने भी कहा, आमतौर पर नॉर्मल लोगों को अगर दीवार से चोट लगती है तो इस तरह से गहरा चोट नहीं लगता है, लेकिन अन्वी भाभी को बचपन के चोट का असर होने की वजह से उनको इतना गहरा चोट लगा और उनके ब्रेन पर इफेक्ट हुआ। रिहान की बात सुनकर करण चैन की सांस लिया। वो ये जानता था पर फिर भी हुआ तो आखिर उसकी वजह से ये सोचकर उसने रिहान से कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मैं अन्वी को धक्का ना दिया होता तो शायद आज उसके साथ ये नहीं हुआ होता। मुझे अपने गुस्से को काबू करना सीखना पड़ेगा। करण की बात सुनकर रिहान को अच्छा लगा। वो मुस्कुराकर करण से कहा, चलो ये बात तो अच्छी है, तुम्हें रियलाइज हो गया अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अब मैं तुमसे यही कहूंगा, अभी फिलहाल के लिए तुम घर चले जाओ। जैसे ही अन्वी भाभी को होश आएगा मैं उनको घर लेकर चले आऊंगा। मैं जानता हूं तुम अन्वी भाभी को छोड़कर घर नहीं जाओगे, लेकिन रिहान इस समय घर में मौजूद है और उसे ये बात पता है अन्वी भाभी को कितनी बड़ी चोट लगी है। ऐसे में अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो बहुत जिद करेगा अन्वी भाभी से मिलने के लिए और मैं उसे झूठ भी नहीं कह पाऊंगा। मैं चाहता हूं तुम घर जाओ और अपने बेटे को समझाओ, वो इस समय बहुत रो रहा होगा। शायद रोते होते ही वो कहीं पूरे परिवार को ना उठा दिया हूं। मैं नहीं चाहता हूं अन्वी भाभी के इस कंडीशन के बारे में परिवार को रिहान से पता चले। अगर रिहान ने उन्हें कुछ कहा तो वो लोग को पूरी बात समझ नहीं आएगी, फिर वो लोग परेशान होने लगेंगे। तुम घर जाओ, मैं अन्वी भाभी का ध्यान रखूंगा और इस तरह तुम्हारा अकेले हॉस्पिटल में रहना ठीक भी नहीं होगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिहान की बात सुनकर करण अपनी जगह से उठा। वो समझ चुका था रिहान जो कह रहा है वो सही है। उसका इस तरह हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। अगर वो हॉस्पिटल में रहा और उसके दुश्मन को जरा भी भनक लगा, वो अकेले हॉस्पिटल में है, तो उसके दुश्मन उस पर वार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। यही सोचकर करण एक नजर रूम की तरफ देखा, फिर कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहां से निकल गया। करण को जाते हुए देखकर रिहान ने गहरी सांस लिया। उसे एक राहत मिली, कम से कम करण उसकी बातों को मानकर वहां से चले गया, वरना करण उसकी बातों को जल्दी कभी नहीं मानता था। थोड़ी ही देर में करण मल्होत्रा मेंशन पहुंच चुका था। जैसे ही करण घर के अंदर आया, उसकी नजर अपने बेटे पर गई जो सोफे पर बैठकर फोटो देख रहा था। रिहान को इस समय तस्वीर लेकर बैठे हुए देखकर करण की आंखें छोटी हो गई। उसे समझ नहीं आया आखिर रिहान किसकी तस्वीर को देखा है। ये सोचकर वो जल्दी से रिहान के पास आया। रिहान के पास आते ही करण की नजर उसके हाथों में रखे हुए अन्वी की तस्वीर पड़ गई। रिहान की हाथों में अन्वी की तस्वीर थी जिसमें वो और अन्वी एक साथ एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ये देखकर करण की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसने ऐसी तस्वीर तो पहली बार देख रहा था। जहां तक उसे याद था अन्वी और रिहान के कोई भी तस्वीर नहीं है। फिर रिहान के पास अन्वी की और उसकी तस्वीर कैसे है?
यही सोचते हुए करण रिहान के हाथों से फोटो लिया, फिर बड़े ध्यान से उस फोटो को देखने लगा। वो याद करने की कोशिश रहा था रिहान उस तस्वीर में जो कपड़ा पहना है वो आखिरी समय उसने कब पहना था। वो यही सोचकर याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके जीन्स को खींच रहा है। उसने देखा उसका बेटा अपने नन्हे हाथों से उसे ही मासूमियत भरे चेहरे से देख रहा है। अपने बेटे के आंखों में आंसू देखकर करण उस फोटो को टेबल पर रखा, फिर रिहान को अपनी गोद में लेकर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है आप अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रहे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कल सुबह तक आपकी मम्मा को डिस्चार्ज कर देंगे। थोड़ी सी चोट लगने की वजह से आपकी मम्मा सो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अभी काफी रात हो रही है तो डॉक्टर ने कहा हम पेशेंट को रात में कहीं भी जाने नहीं देते हैं। इसी वजह से मैं आपकी मम्मा को घर लेकर नहीं आ सका, पर कोई बात नहीं रिहान चाचू, आपकी मम्मा के पास है, वो कल सुबह होते ही आपके मम्मा को घर लेकर आ जाएंगे। फिर आप जितना चाहे उतना अपनी मम्मा से मिल लेना। करण की बातों को सुनकर रिहान की आंखें चमक उठी। वह ये जानकर बहुत खुश था उसकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, वरना वो इतना डर चुका था। अपनी मम्मा की हालत को देखकर उसके सामने बार बार वही नजारा ही आ रहा था। वो जल्दी से करण को कसकर गले लगाकर कहने लगा, डैडी आपको पता है मम्मा को चोट में देखकर मुझे भी दर्द महसूस हुआ। जब मैंने देखा मम्मा के सर से इतने सारे खून बह रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब मुझे हल्के से भी चोट लगती थी तो मम्मा के आंखों में आंसू आते थे और मेरे चोट को देखकर उनको दर्द होता था। आज जब मैंने मम्मा के चोट को देखा तो मुझे दर्द हुआ। अगर मेरी मम्मा को कुछ भी होगा ना डैडी, तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है। अगर मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई तो मैं सब करिहान की बात सुनकर ना जाने क्यों करण को अच्छा नहीं लगा। उसका बेटा उसे भी छोड़कर जाने की बात कर रहा था। जिस तरह से कृतिका उसे ऑफिस में बताई थी, एक दिन ऐसा समय भी आएगा जिस दिन रिहान को उसमें और अन्वी में किसी को चुनना पड़ेगा। और अभी रिहान की बातों को सुनने के बाद करण को यकीन हो गया, अगर ऐसी नौबत आई तो रिहान उसे ना चुनकर अन्वी को चुनेगा जिसे सोचते हैं करण की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। इससे पहले कि वह अपने गुस्से को और बढ़ाता तभी उसे एहसास हुआ उसका बेटा उसे देखकर डर रहा है। ये देखकर वो अपने गुस्से को शांत किया, फिर टेबल पर रखे फोटो को अपने हाथों में उठाकर रिहान को दिखाते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये फोटो आपने कब क्लिक करवाई थी? जहां तक मुझे याद है आप और आपकी मम्मा ने कभी भी एक साथ फोटो नहीं क्लिक करवाया है, तो फिर ये फोटो आपके पास कैसे आया? सच सच मुझे बताइएगा, ये फोटो आपको कहां से मिला है? करण की बातों को सुनकर रिहान एक नजर उसके हाथों में रखे फोटो को देखा, फिर मुस्कुरा के करण को देखने लगा। करण ने देखा उसका बेटा जवाब देने की बजाय उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। ये देखते ही करण की आंखें छोटी हो गई। उसने फिर से रिहान से कहा, क्या आप मुझे बताएंगे नहीं आपने ये फोटो कब खिंचवाई थी और ये फोटो आपको किसने दी? रिहान अभी भी मुस्कुरा रहा था। जब उसने अपने डैड के मुंह से दोबारा वही सवाल सुना तो मुस्कुरा कर कहा, डैड ये फोटो में तब खिंचवाया था जब मम्मा फर्स्ट टाइम मुझसे मिली थी। रिहान की बात सुनकर करण की आंखें वापस से छोटी हो गई। जहां तक उसे पता है रिहान अन्वी से पहली बार तभी मिला था जब वो फैमिली के साथ लड़की देखने के लिए गया था, लेकिन तब तो वो अन्वी के साथ फोटो नहीं खींचवाया था। ये सोचकर उसने रिहान से कहा, क्या कहा आपने जब आप पहली बार अपनी मम्मा से मिले थे? लेकिन जहां तक मुझे याद है आप पहली बार जब अपनी मम्मा से मिले थे तब मैं भी आपके साथ था और उस दिन आपने ये कपड़े नहीं पहन रखे थे। करण की बात सुनकर रिहान मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, ऑफ डैडी मैं कौन सा कह रहा हूँ, ये फोटो मैंने उसी दिन की है। ये फोटो तो तब की है जब मेरी मम्मा स्कूल आई थी। उस दिन मेरी मम्मा ने मुझे चॉकलेट भी दिया। फिर मेरी मम्मा ने कहा था मैं उसे बहुत क्यूट लगता हूँ, वो मेरी तस्वीर लेना चाहती है। तो मैं और मेरी मम्मा ने एक सेल्फी लिया। जब मम्मा हमेशा के लिए इस घर में आ गई तब मेरी मम्मा ने मुझे यही तस्वीर गिफ्ट में दी थी और मुझसे कहा था जब भी मैं अकेला रहूं तो ये फोटो देख लूं, अकेलापन दूर हो जाएगा। फोटो देखोगे तो तुमको एहसास होगा तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है। इसीलिए मैं अभी अपनी मम्मा की फोटो देख रहा था। मुझे पता है मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी मम्मा का एहसास मुझे मेरे पास हो। रिहान की बात सुनकर करण गहरी सांस लिया।
अपने बेटे के बदलते व्यवहार को देखकर कहीं ना कहीं करण को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने बेटे के हर हरकत को नोटिस कर रहा था। जब से अन्वी उसके लाइफ में आई है तब से उसका बेटा हर समय मम्मा मम्मा ही करता रहता है। ये सोचकर करण ने एक नजर अपने बेटे को देखा, फिर उसे गोद में उठाकर वहां से कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में आते ही करण ने रिहान को बड़ी मुश्किल से सुलाया। जैसे ही उसने देखा रिहान सो चुका है तो उसे बेड पर लिटाकर खुद सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके मन में कभी कभी अन्वी के लिए बहुत अच्छे ख्याल आते तो कभी कभी अन्वी के लिए बहुत बुरे ख्याल भी आते। देखते ही देखते 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन करण अभी भी अन्वी के बारे में ही सोच रहा था। जब उसे एहसास हुआ 2 घंटे से ज्यादा हो जाने के बाद भी वो अन्वी के बारे में ही सोच रहा है तो वो गुस्से में अपना हाथ सोफे पर मारते हुए खुद से कहा, मानता हूं मेरी गलती की वजह से उस लड़की को चोट लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं पूरे दिन उसके बारे में ही सोचूं। ये लड़की जब से मेरे घर में आई है तब से मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। इससे पहले कि ये मेरे सर पर चढ़कर नाचे, मुझे इस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से हटाकर रखना होगा। वो लड़की इस घर में सिर्फ मेरे बेटे की वजह से रह रही है, मेरा कोई भी मतलब नहीं है। उस लड़की से मुझे बस इतना ध्यान रखना है वो लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर ना करे। ये सोचकर वो सोफे से उठकर अपने बेटे के पास आया, फिर उसके बगल में जाकर लेट गया। सुबह का समय, अन्वी भी रिहान के साथ घर आ चुकी थी। जब वो घर आई तो उसे सभी लोगों ने हालचाल पूछा, सिर्फ आरोही मल्होत्रा को छोड़कर। वो जानती थी आरोही मल्होत्रा को उसके मरने या ना मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर इस बात का अन्वी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अन्वी को एक बात का फर्क पड़ा, वो यही करण उसके साथ हॉस्पिटल में नहीं था। उसे यही लग रहा था करण उसे देखने तक नहीं आया, उसे मिलने तक नहीं आया। वो मर रही है या जी रही है ये तक देखने नहीं आया। ये सोचकर अन्वी के दिल में करण के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। रिहान जो स्कूल के लिए तैयार हो चुका था, जैसे ही उसने अपनी मम्मा को देखा वो भागकर उसके पास आया। कल रात ही करण ने उसे बता दिया था उसकी मम्मा कुछ दिन की यादों को भूल चुकी है। उसका ध्यान रखते हुए रिहान मुस्कुराकर अन्वी को देखकर कहा, मम्मा आप कैसा फील कर रही हो? आपको चोट कैसे लगी? आपको पता है आपकी चोट को देखकर डैडी पूरी रात नहीं सोए। रिहान की बात सुनकर करण और अन्वी दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। करण ये देखकर हैरान था उसका बेटा अन्वी से ऐसा क्यों कहा। ये सच था, वो रात भर सोया नहीं, लेकिन वो अन्वी के बारे में ही सोच रहा है। उसे कैसे पता? ये सोचकर वो तिरछी नजरों से अपने बेटे को देखा। वही अन्वी हैरान होकर कभी करण को देख रही थी तो कभी रिहान को। उसे समझ नहीं आ रहा था करण उसके बारे में सोचते हुए पूरी रात नहीं सोया। ये सोचकर उसके मन में जो थोड़ी देर पहले नफरत पैदा हुई थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। वो मुस्कुराकर अपने बेटे को देखकर कहने लगी, मुझे ये चोट से इसीलिए लगी क्योंकि मैं देख पर चलती नहीं हूँ। अगर मैं ठीक से चलती तो मुझे चोट नहीं लगती, पर अब मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अन्वी की बात सुनकर रिहान मुस्कुरा या फिर उसके गोद से नीचे उतरकर करण के पास आकर कहा, डैडी मैं चाचू के साथ स्कूल जा रहा हूँ, आप अपना काम खत्म करने के बाद मुझे छुट्टी में लेने के लिए आ जाना। ये कहकर रिहान के पास चले गया। रिहान ने देखा रिहान उसके साथ स्कूल जाने की बात किया तो वो मुस्कुराकर रिहान को लेकर वहां से चला गया। रिहान वहां से जा चुका था। ये देखकर रितिका आहूजा करण से कहती, तुम भी तो ऑफिस जा रहे हो, फिर तुम रिहान को लेकर स्कूल क्यों नहीं चले गए? रिहान अभी अभी घर आया था, वो बेचारा ऑलरेडी थका हुआ है। तुम जब ऑफिस जा ही रहे थे तो रिहान को स्कूल छोड़ देते। रितिका मल्होत्रा की बात सुनकर करण ने एक नजर उन्हें देखा, फिर उन्हें इग्नोर करके आरोही आहूजा से कहा, दादी मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप लोग कृपया करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये कहकर करण वहां से चले गया। अन्वी वहां खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। हालांकि डॉक्टर ने तो कहा था अन्वी की कुछ दिनों की याददाश्त जा चुकी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और ये बात सिर्फ अन्वी ही जानती थी। अन्वी एक नजर रितिका मल्होत्रा को देखी। रितिका मल्होत्रा का मन उदास था। उनकी उदास चेहरे को देखकर अन्वी समझ चुकी थी करण के इग्नोर करने की वजह से रितिका मल्होत्रा का मन उदास हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए वो उनके पास जाकर कोई भी मदद नहीं कर सकती है। ये सोचकर वो चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी।
आरोही मल्होत्रा जो वहीं पर मौजूद थी, जब उन्होंने रितिका मल्होत्रा के चेहरे को देखी तो उनके चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो मुस्कुराकर रितिका मल्होत्रा से कहती, तुम तो बहुत खुश होगी मेरे पोते को उदास देखकर। मैं तुमसे कहती थी आज के दिन घर में मनुष्यत रहती है तो तुम उस इंसान का नाम इस घर में मत लेना, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई भी बात नहीं सुनती हो। हर साल मेरा पोता पूरे दिन घर से गायब रहता है, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वह जानता है अगर वो घर में रहेगा तो तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता है। और तुम हो कि अपने उस कातिल बेटे के लिए मत भूलो, तुम्हारे उस कातिल बेटे ने कितना बड़ा गुनाह किया था और वो तुम ही थी जो अपने बेटे को घर से धक्के मारकर निकाली थी। हमने तो तुम्हें धक्के मारकर निकालने को कहा भी नहीं था और अब तुम्हें अपने बेटे की इतनी याद आ रही है। देखो रितिका, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने बेटे की बहुत याद आती है, पर याद रखना अपने उस बेटे को याद करने के चक्कर में तुम घर में अपने दोनों बेटों को मत खो देना। करण और रिहान को उस इंसान का नाम सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और करण इसी वजह से हर साल यहाँ से कहीं और चले जाता है। मुझे पता है वो उस कातिल के जन्मदिन के दिन घर में रहना पसंद नहीं करता है और हमसे झूठ कहकर जाता है कोई काम है। ये कहकर आरोही मल्होत्रा वहां से उठकर गुस्से में चली गई। अन्वी जो अपने कमरे की ओर जा रही थी, जब वो आरोही मल्होत्रा की बातों को सुनी उसके कदम वहीं रुक गए। ना जाने क्यों उसे रितिका मल्होत्रा को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वह एक नजर रितिका मल्होत्रा को देखी, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रितिका मल्होत्रा इस समय हॉल में बैठकर रो रही थी। उनको देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। वो जानती थी वह जो कर रही है वो गलत है, पर उनकी नजर में वो सब सही है। ये सोचकर वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। इधर अन्वी कमरे में आते हैं। ये जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर फिर बेड पर जाकर बैठकर खुद से ही कहने लगी, मैं जानती हूँ माँ आप इस समय किस सिचुएशन में है। कल आपने मुझसे मदद मांगी थी और मैं हूं कि अब आपकी मदद नहीं कर सकती हूं। अगर करण जी को पृथ्वी के बारे में सच पता ना चला होता तो मैं इस तरह का नाटक कभी नहीं करती। मुझे मजबूरन करण जी को झूठ बुलवाना पड़ा, मैं जानती हूँ। ये सब जानने के बाद करण जी मुझे घर से निकाल देते, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मेरे पास एक ही रास्ता था, खुद को घर में रखने का। अगर मैं अपनी याददाश्त जाने का नाटक नहीं करते तो शायद मैं अभी यहाँ पर नहीं होती। मुझे माफ कर देना, मैं करण जी से बहुत डर लगता है। उनकी उस रूप को देखने के बाद मुझे उनके पास रहने से घबराहट होती है। परिवार से झूठ बोल रही हूँ मुझे। अच्छा हुआ था कल रात उन्होंने मुझे धक्का दिया था और सबसे बड़ी बात जो वो डॉक्टर मेरी इतनी मदद कर दिया। अगर सही समय रहते डॉक्टर मेरी बातों को नहीं मानते तो शायद मैं अपने बेटे के पास इस घर में नहीं होती। ये सोचकर अन्वी अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें बंद की हुई थी, तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से अपनी आंखों को खोली, फिर पूरे कमरे की ओर देखते हुए खुद से कहने लगी, 1 मिनट मैं तो मंदिर जा ही सकती हूँ क्योंकि करण जी यहाँ नहीं है। अगर मैं 2 घंटे के लिए बाहर चली भी गई तो किसी नहीं पता नहीं चलेगा। माँ की ख्वाहिश है उनके बेटे का जन्मदिन के लिए मंदिर में पूजा हो तो ये जरूर होगा और वो पूजा मैं करवाऊंगी। बस मुझे इतना ध्यान देना है, माँ के अलावा घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना है। ये सोचकर अन्वी अपनी जगह से उठी, फिर वॉशरूम चले गई। कुछ ही समय में अन्वी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। कमरे से बाहर निकलते ही अन्वी पहले चारों तरफ देखी। वो बस ये देखना चाहती थी कोई उसे देख ना ले। जब उसे लगा उसके आमने सामने कोई भी मौजूद नहीं है तो वो धीरे कदम से चलते हुए चुपके से हॉल में आई। अन्वी जैसे ही हॉल में आई उसकी नजर रितिका मल्होत्रा पर गई, जो अभी भी सोफे पर बैठकर आंसू बहा रही थी। रितिका मल्होत्रा को देखकर अन्वी जल्दी से उनके पास आई, फिर उनके चेहरे को देखकर कहने लगी, माँ मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जा रही हूँ। आपके बेटे का जन्मदिन पर मैं मंदिर जाकर उसकी तरफ से पूजा करूंगी। ये कहकर अन्वी मुस्कुराते हुए रितिका मल्होत्रा को देखने लगी। अन्वी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आया आखिर अचानक से अन्वी मंदिर जाने की क्यों बात कर रही है। जहां तक उन्हें पता था करण और रिहान ने बताया अन्वी के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी कुछ दिन की याददाश्त मिट गई। फिर अन्वी को ये बात कैसे याद है, ये सोचकर वो हैरान भरी नजरों से अन्वी को देखती रही। रितिका मल्होत्रा को हैरान देखकर अन्वी समझ चुकी थी आखिर वह हैरान क्यों है। वो मुस्कुराई, फिर रितिका मल्होत्रा के बगल में बैठकर उनके चेहरे को देखकर कहने लगी, मैं जानती हूँ
माँ, आप हैरान क्यों हैं, लेकिन इस समय आप इन सारी बातों को इग्नोर कीजिए। मंदिर से आने के बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल के लिए मैं मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर से वापस घर जल्दी लौटना है, वो भी करण और रिहान के घर आने से पहले। अन्वी की बात सुनकर रितिका मल्होत्रा अभी भी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आया आखिर वो क्या कहे, लेकिन फिलहाल के लिए अन्वी जो कह रही है वो सब कुछ सही है। अन्वी का अभी मंदिर जाना सही रहेगा। अन्वी की बातों को सुनने के बाद उनको इतना तो पता चल चुका है, अन्वी की याददाश्त नहीं गई है। लेकिन अन्वी ऐसा झूठ क्यों बोली है, ये वो फिलहाल के लिए अन्वी से बाद में पूछेगी। ये सोचकर वो अन्वी से कहती, ठीक है, तुम मंदिर जाओ, घर में अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं यहां संभालूंगी। रितिका मल्होत्रा की बात सुनकर अन्वी मुस्कुराकर उनका आशीर्वाद लेकर मंदिर के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में अन्वी मंदिर के मेन दरवाजे के पास थी। वह इस बार कुल देवी मंदिर नहीं आई हुई थी, बल्कि एक छोटे से दुर्गा जी की मंदिर आई हुई थी। अन्वी की नजर इस समय मंदिर के दरवाजे पर थी, तभी उसने देखा सामने फूल और प्रसाद मिल रहे हैं। ये देखकर वो फूल वाले के पास आई, फिर पैसे देकर उस सारे चीज को खरीद ली। अन्वी के सर पर चोट भी लगी थी, लेकिन दुपट्टा होने की वजह से वो चोट पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। अन्वी अपने प्रसाद और फूल को लेकर मंदिर की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही मंदिर के अंदर गई, अचानक से उसकी नजर एक शख्स पड़ गई। उस शख्स को देखते हैं अन्वी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराकर उस शख्स के पास आई, फिर उसे देखकर कहे कोई और नहीं, समीर था, सानवी का बॉयफ्रेंड। समीर इस समय पंडित जी को देख रहा था, जो वहां आने वाले भक्तों को प्रसाद दे रहे थे। जैसे उसके कानों में किसी के पुकारने की आवाज गई तो वह जल्दी से पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही समीर की नजर अपने सामने खड़ी अन्वी पड़ गई। अन्वी को देखकर समीर हैरान रह गया। वो ऊपर से नीचे अन्वी को देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अन्वी की शादी हो चुकी है। समीर को हैरान देखकर अन्वी मुस्कुराई, फिर उसके पास आकर कहने लगी, समीर भाई, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? मेरी शादी हो गई, ये देखकर कहीं आप हैरान तो नहीं हैं? अन्वी की बात सुनकर समीर अभी भी हैरान होकर उसे देखता रहा। वो हैरानी से अपने सर को हाँ में हिलाया, जिसे देखते ही अन्वी मुस्कुराकर उसे कहती, हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। लेकिन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप भी रोज पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं? अन्वी की बात सुनकर समीर मुस्कुराकर उसके पास आया, फिर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बुलाया था भी नहीं। वैसे तुम्हारे पति का नाम क्या है? समीर की बात सुनकर अन्वी मुस्कुराकर कहती, हाँ भाई, मेरी शादी हो गई। जिस दिन सानवी की शादी होने वाली थी उसी दिन ही मेरी शादी हो गई, और जिस लड़के से सानवी की शादी होने वाली थी उस लड़के से मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम है करण मल्होत्रा। अन्वी की बातों को सुनते ही समीर के कान खड़े हो गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जब उसने अन्वी के मुंह से करण का पूरा नाम सुना तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान भरी नजरों से अन्वी को देखता ही रह गया। समीर को इतना हैरान होते हुए देखकर अन्वी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, क्या हुआ भाई आपको, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगा सानवी की शादी करण जिसे हो गई? नहीं भाई, सानवी से शादी करण जिसे तब होती ना जब सानवी घर में रहती। आपको पता है, आपकी वो गर्लफ्रेंड शादी वाले दिन ही भाग गई घर छोड़कर, और उस वजह से मेरी फैमिली ने मेरी शादी करण मल्होत्रा से करवा दी। ये बात आपको तो पता है मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती थी सानवी की वजह से, ये किसी और की वजह से मेरी फैमिली की इज्जत डूबे। बस इसी वजह से मैं शादी के लिए हाँ कर दी, और मेरी शादी उसी दिन करण मल्होत्रा से हो गई। लेकिन आप इतने दिन से कहाँ थे? मैं आपको शादी वाले दिन कॉल करने के लिए सोचे भी, फिर मुझे याद आया नहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतने दिन से आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया था। क्या आपको सानवी एक बार भी मिली? समीर बड़े ध्यान से अन्वी की बातों को सुन रहा था। जब उसने देखा पूर्व भी अपनी बातें खत्म करके चुप हो चुकी है और उसे ही देख रही है, तो वो जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आया। फिर घबरा कर हल्का से मुस्कुरा कर कहा, नहीं, जब मुझे पता चला सानवी की शादी हो रही है तब से ही मैं सानवी को कांटेक्ट करना छोड़ दिया, और उसके बाद से ही मुझे सानवी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वैसे तुम्हारे पति का नाम करण मल्होत्रा है, यानी कि आहूजा फैमिली की बहू हो। मैं उस फैमिली के नाम को बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या तुम उनकी फोटो को दिखा सकती हो मुझे?
मैं बस देखना चाहता हूं तुम किस मल्होत्रा फैमिली की बात कर रही हो, क्योंकि दुनिया में एक मल्होत्रा फैमिली नहीं है। समीर के बात सुनकर अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए अपने फोन को निकाली, फिर अपने गैलरी में करण की पूरी फैमिली के फोटो को चेक करने लगी। जब उसे वो फोटो मिल गया तो वो समीर के सामने अपना फोन रख दी। समीर ने जैसे ही अन्वी के फोन में फोटो को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती गई। ना जाने क्यों उन तस्वीरों को देखते ही समीर के हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से अन्वी का फोन उसके हाथों में दिया, फिर एक नजर अन्वी को देखकर मुस्कुरा या फिर वहां से चले गया। समीर को इस तरह से जाते हुए देखकर अन्वी हैरान है गई, उसे समझ नहीं आया समीर इतनी जल्दी में क्यों चले गया। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर समीर को देखती तभी पंडित जी वहां आए। पंडित जी जैसे ही वहां आए वो समीर को ढूंढने लगे। जब समीर उन्हें दिखाई नहीं दिया तो उनकी नजर अन्वी पर चली गई। अन्वी को देखकर पंडित जी मुस्कुरा कर कहते, बेटा क्या आपने किसी समीर नाम के लड़के को यहाँ देखा था? आज उस बच्चे का जन्मदिन था और वह काफी समय से अपने लिए पूजा करने का वेट कर रहा था। अंदर मंदिर में भीड़ होने की वजह से मैं उसे कहा तुम बाहर वेट करो, फिर मैं तुम्हारा पूजा अच्छे से करवा दूंगा। अब जब भीड़ खत्म हो गई है तो ना जाने वो लड़का कहाँ चले गया, क्या आपने उसे देखा? पंडित जी की बात सुनकर अन्वी अभी भी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी आज समीर का बर्थडे था। ये बात अन्वी को जरा भी पता नहीं थी। ये सोचकर अन्वी अपना सर पीटते हुए कहती है, भगवान आज समीर भाई का बर्थडे है और मैं उसे विश तक नहीं कि ये भाई भी ना जाने कब कितने जल्दी में रहते हैं। ये कहकर अन्वी पंडित जी को देखकर मुस्कुरा कर कहती, जी पंडित मैं उनको जानती हूँ, वो मेरे भाई जैसे हैं। शायद उनको बहुत जरूरी काम याद आ गया जिस वजह से वो यहाँ से चले गए, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी किसी के जन्मदिन का पूजा करने के लिए ही आई हूँ, तो उसके साथ ही आप समीर भाई का भी पूजा कर दीजिएगा। मुझे रितिका मल्होत्रा ने भेजा है और कहा है ये सारे सामान को मैं आपको दे दूं। ये कहकर अन्वी थाल में रखे हुए पूरे सामग्री को पंडित जी के हाथ में दे दी। पंडित जी ने जैसे ही रितिका मल्होत्रा का नाम सुने तो वो मुस्कुराकर अन्वी को मंदिर के अंदर लेकर चले आए। मंदिर में आते ही पंडित जी उसे एक जगह बिठाकर फिर माता रानी के सामने सारे सामग्री को रखकर अन्वी के सामने बैठकर कहते, हर साल इस दिन रितिका मल्होत्रा ही पूजा करने के लिए आती थी, फिर आज उन्होंने आपको कैसे भेज दिया? आप उनके कौन लगती है? मैं आपको तो पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर अन्वी मुस्कुराकर उन्हें कहती, रितिका मल्होत्रा मेरे सासू माँ है, मैं उनकी बड़ी बहू हूँ और मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है उनके बेटे का जन्मदिन मनाने। इसीलिए मैं चाहती हूँ उनके बेटे का जन्मदिन के साथ साथ आप समीर भाई का जन्मदिन की भी पूजा कर दे। अन्वी की बात सुनकर पंडित मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतने साल गए हैं, रितिका मल्होत्रा अपने श्राद्ध किए हुए बेटे का जन्मदिन आज भी बनाती है। मैं भगवान से हर साल प्रे करता हूँ उनका बेटा उनको मिल जाए। मुझे उम्मीद है जल्द ही उनका बेटा उनको मिलेगा। भगवान ने आज तक किसी को निराश नहीं किया है और मुझे उम्मीद है रितिका मल्होत्रा को भी भगवान निराश नहीं करेंगे। उनकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी, ये मैं कह रहा हूँ। उनका बेटा उनको जरूर मिलेगा। ये कहकर पंडित जी पूजा करना शुरू कर दोए। पंडित जी की बातों को सुनकर अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह चाहती थी रितिका आहूजा को उसका बेटा मिल जाए, भले ही मिलने के बाद आगे जो भी कुछ होगा वह बात की बात रहेगी, लेकिन बस एक बार रितिका आहूजा को उनका बेटा मिल जाए और वो उनके चेहरे को देख सके। ये सोचकर अन्वी मुस्कुराई, फिर पंडित जी के बताए अनुसार पूजा करना शुरू कर दी। धीरे धीरे करके पंडित जी ने पूजा विधि विधान से करने लगे। पूजा खत्म होते ही पंडित जी ने माता रानी के सामने रखे हुए सामग्री को उठाकर अन्वी को देते हुए कहा, ये लो बेटा, इसमें कुछ पश्चात है जो तुम्हें एक घर जाकर सभी घर वालों को देना है और इसमें कुछ प्रसाद और सामग्री है जिससे तुम गरीब लोगों में बांट दो, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे चढ़ाव दो लेकिन मुझे चढ़ाने से ज्यादा तुम गरीबों को दान दो। तुम गरीबों को दान दोगे तो मुझे लगेगा तुम्हें मुझे ही चढ़ाया है। पूजा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तुम एक बार अपनी माँ से कहना मुझसे आकर जरूर मिले। ये कहकर पंडित जी अपनी जगह से उठे। पंडित जी को उठते हुए देखकर अन्वी भी सामग्री लेकर अपनी जगह से उठी, फिर मुस्कुराकर पंडित जी को देखकर
उनसे आशीर्वाद ली, फिर माता रानी को नमस्ते करके मंदिर से बाहर निकल गई। उसे अब जल्दी से घर भी पहुंचना था। वैसे तो करण और रिहान को घर आने में काफी समय था, लेकिन घर वालों की नजरों में अन्वी को इस समय घर पर होना पड़ेगा। अगर आरोही आहूजा को जरा भी भनक लग गई अन्वी घर पर नहीं है तो जायज से बात है वो करण को बताकर रहेगी। यही सोचकर अन्वी जल्दी से मंदिर से बाहर निकल गई। कोई था जो एक पिलर के पीछे छुपकर उन सभी चीजों को देख रहा था। जब उसने देखा अन्वी वहां से जा चुकी है तो वो पिलर से बाहर निकलते हुए अन्वी को देखते हुए कहा, अन्वी करण भाई की पत्नी है, इसका मतलब सानवी की शादी करण भाई सही होने वाली थी। लेकिन पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा? ऋतिका मल्होत्रा के बेटे को श्राद्ध हो जाने के बाद भी वह उसका जन्मदिन मनाती है। यह सोचकर वह आदमी गुस्से में मंदिर से बाहर निकल गया। अन्वी पूजा करने के बाद सीधे मल्होत्रा मैंसन आ चुकी थी। अन्वी जैसे ही वहां आई वो घर के अंदर जाने लगी, लेकिन अचानक से उसे बहुत अजीब आवाजें सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर अन्वी खुद से ही कहती, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मिट्टी खोदने की कोशिश कर रहा है? ये सोचकर अन्वी अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। जब अन्वी को लगा वहां कोई नहीं, उसका वहम है, तो वो वापस से कदम बढ़ाकर घर के अंदर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाई फिर उसे वही आवाज सुनाई दिया। इस बार अन्वी उस आवाज की दिशा को पहचान चुकी थी। उसकी नजर तुरंत उसी दिशा में चली गई जिस दिशा से आवाज आ रही थी। ये वही दिशा थी जहां एक बार रिहान ने करण को लेकर वहां गया था, वो भी उस दिन जिस दिन करण को हमले में गोली लगा था। उस दिशा को देखकर ना जाने क्यों अन्वी का मन हुआ वहां जाने का, क्योंकि उसने उसी दिन सोच रखा था वो एक बार जरूर वहां जाएगा और उसके पास एक यही अच्छा मौका भी है वहां जाने का, क्योंकि ना तो करण यहाँ मौजूद है और ना ही रिहान। ये सोचकर अन्वी उसे दिशा की ओर बढ़ने लगी। अन्वी घर से पीछे आ चुकी थी। जैसे ही वो वहां आई उसकी नजर जंगल की ओर गई। उस जंगल को देखकर एक पल के लिए अन्वी घबरा गई। इस समय दिन के 1 बज रहे थे, लेकिन उस जंगल को देखकर लग रहा था जैसे रात के 12 बज रहे हैं। अन्वी कुछ समझ नहीं आया आखिर करण रिहान यहाँ आकर करता क्या है, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय जंगल के। अगर कोई घर होता तो समझ में आता, इंसान उस घर में रहने जाता है, पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सोचकर अन्वी अपनी नजरें घुमाकर पूरे जंगल को देखने लगी। अन्वी पूरे जंगल को देखने के बाद वहां से वापस घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। ये सोचकर उसको जंगल के अंदर जाने का मन नहीं किया। उसे डर था कहीं उस जंगल के अंदर कोई जानवर ना हो, फालतू का वहां जाने से अच्छा है चुपचाप वापस घर में चली जाए। ये सोचकर अन्वी वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अन्वी को वापस से वही आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनते हैं अन्वी उस आवाज की ओर देखने लगी। वो अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ उसी आवाज को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर एक बड़े से पैर के पीछे किसी शख्स पड़ गई। उस शख्स का पीठ दिखाई दे रहा था। अन्वी को समझ नहीं आया इतने बड़े जंगल के बीच में उस जगह पर ऐसा कौन आदमी है। अन्वी अपने कदम बढ़ाकर वही जाने लगी। जैसे ही वहां आई वो जल्दी से एक बड़े से पैर के पीछे छुप गई। वो नहीं चाहती थी कोई भी उसे इस तरह से देखे। अन्वी उस शख्स को देखकर उसके बारे में सोच रही थी। तभी अचानक से अन्वी की नजर जमीन पर गई जहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था। उस गड्ढे को खोदने वाला आदमी कोई और नहीं करण ही था। करण को वहां देखकर अन्वी पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी करण उसे यहाँ मिलेगा। उसे तो लगा था करण अपने काम के लिए कहीं गया है, पर ऐसा नहीं था। ये सोचकर अन्वी एकटक करण की हरकतों को देखती रह गई। अन्वी ये देखकर हैरान थी करण गड्ढों को खोदकर उसमें से कुछ सामान निकालकर जमीन पर रख रहा था। गड्ढे से निकला हुआ सारा सामान करण ने जमीन पर रखा, फिर उस सामान के बगल में बैठकर धीरे धीरे करके अपने हाथों में उस सामान को लेकर देखने लगा। अन्वी को इस समय करण का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये सोचकर अन्वी धीरे कदम से चलकर उस पैर के पास से हटकर दूसरे पेड़ के पास चली गई जहां से उसे करण का चेहरा पूरी तरह से दिखाई देता। अन्वी जैसे ही वहां आई उसकी नजर तुरंत करण के चेहरे पर चली गई। करण आंखों में आंसू थे। करण की आंखों में आंसू को देखकर वो दंग रह गई। उसे इस बात का जरा भी उम्मीद नहीं थी वो कभी करण को रोते हुए भी देखेगी।
वो करण का हर रूप देखी, गुस्से का, शैतानी वाला, मुस्कुराहट वाला, प्यार वाला, लेकिन रोने वाला कभी भी नहीं देखी थी। उससे लगता नहीं था करण जिंदगी में कभी रोता भी होगा। वो अभी भी एक टक करण के चेहरे को देख रही थी। ना जाने क्यों करण की ऐसी हालत को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही करण इस बात से अनजान अन्वी उसे देख रही है। वो अपने हाथों में रखे एक डायरी को देखते हुए भरे गले से कहा, सिमू, आज तुम्हारा जन्मदिन है और हर जन्मदिन के दिन मैं यहाँ आता हूँ। पूरे दिन रात यही रहता हूँ। पूरे परिवार को झूठ कहता हूँ। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवारों को पता नहीं होता। मैं घर के पीछे ही रहता हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना बचपन में करता था, लेकिन ना जाने क्यों उस प्यार के बीच में तुम्हारे वो सारे हरकतें याद आने लगती जो तुमने किया था। मैं हर साल इसी दिन यहाँ आकर तुमसे यही बातें करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम जिंदा हो कि या नहीं हो, लेकिन हमारे परिवार के लम्हे अपने परिवार से कहता रहता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, वो भी इतना कि जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। ये बात तुम भी जानते थे। बचपन से मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था और तुम उस प्यार का फायदा उठाकर इतना बड़ा गुनाह कर दिए। अगर तुम उस दिन अपने गुस्से को काबू करके वैसा हरकत नहीं करते तो शायद आज तुम हमारे साथ होते। मेरा भाई मेरे पास होता। मेरा भाई मुझसे हर बातों को शेयर करता। मैं भी अपने भाई को सब कुछ बताता। लेकिन तुमने अपनी गलती की वजह से पूरे परिवार को खो दिया। उस दिन अगर तुमने वह ना किया होता तो शायद आज हम पूरे परिवार खुशी खुशी साथ रहते हैं। ये कहकर करण ने अपने आंखों को बंद कर दिया। फ्लैशबैक। एक लड़का जो गार्डन से भागते हुए रोड की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए रोड पर भागे जा रहा था। उसके पीछे भाग रही एक औरत जो उस पर जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी रुकने के लिए, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं रुका। वो बच्चा भागते भागते एक किस खाली सड़कों पर आ गया। जब उसने देखा वहां पर कोई नहीं है तो वह चारों तरफ अपनी माँ को ढूंढने लगा जो उसके पीछे आई थी। जब उसे अपनी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो अचानक से उसकी नजर एक अपने जैसे उम्र के लड़के पर गई। उस लड़के को देखते ही भागने वाले लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आया। वो मुस्कुराकर उस लड़के के पास आकर चिल्लाकर कहा, सिमू। सिमू जो रोड पर हाथों में चाकू लिए बैठा हुआ था, जब उसने अपने भाई करण की आवाजों को सुना तो वो हैरान रह गया। करण इस समय अपने भाई को मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने भाई के हाथों में रखे हुए खून से सने हुए चाकू पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका भाई किसी का खून कर दिया। अब तक करण की मां रितिका मल्होत्रा भी भागते हुए वहां पहुंच चुकी थी। उनकी नजर इस समय अपने बेटे करण पर थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अपनी दूसरे बेटे सिमू के ऊपर गई वह दंग रह गई। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनका दूसरा बेटा किसी का मर्डर कर दिया। इससे पहले कि वह दोनों और कुछ समझ पाते वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे करके वहां पर मीडिया वाले आने लगे। पुलिस भी अपनी फौज के साथ वहां पहुंच चुकी थी।